तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है लास्ट वीडियो जो आपके लिए जो फॉरेस्टर के लिए है, ये दोस्तों एग्रीकल्चर वाला पार्ट है ना। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री से संबंधित जो आपका पार्ट था उसको हम कवर करने वाले हैं, जो आपका 30 मार्क्स का था। ठीक है, ये 30 मार्क्स वाला पार्ट है, तो इसे आप देख लेना है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों हिंदी मीडियम में सारे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट किसी बुक से ली है। आपके पास भी बुक होगी है ना, तो आप बुक से भी देख सकते हैं। अरिहंत की बुक है तो उसमें ये प्रश्न है। ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं आप, नहीं तो आप यहाँ से देख लेना। जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर लेना। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम में अरिहंत की बुक होगी तो उसमें जो भी उसके जो MCQs हैं एग्रीकल्चर वाले, उन्हें आप एक बार ज़रूर देख लेना है ना, क्योंकि बेसिक बेसिक चीज़ें सारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 700-800 के आसपास ये प्रश्न होने वाले हैं, 700 या 800 के आसपास। तो जल्दी से जो है इसे निपटाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला है जैविक खेती के सिद्धांत है, तो कौन सा है आपका? ये सारे जो है जैविक खेती के सिद्धांत है, आप नोट कर लेना। अगला है जैविक खेती का महत्व और लाभ क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर है। ये सभी जो है इसके महत्व और लाभ है। अगला है जैविक खेती द्वारा मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, एकल कृषि। भारत में जैविक खेती के लिए जल का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों आपका? राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी है ना, कुएं और बोरवेल। ठीक है, किस फसल में मुख्य एजोला और जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो एजोला जो किया जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। आ सकता है ध्यान में। ऑप्शन नंबर बी। जैविक खेती के प्रमुख लाभ क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी है ना, ये सारे हैं, आप पढ़ लेना। अगला है भारत का पहला जैविक खेती को अपनाने वाला राज्य कौन सा था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम है ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अगला है हरी खाद जैव उर्वरक क्या है, तो कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, सस्पेनिया। ठीक है, अगला प्रश्न है जैविक खाद की खेती की लागत है तो कितनी है, राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी है। अगला है पौधों की वृद्धि हेतु आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, निम्न में से कौन सा जैविक खेती की तकनीकें हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये सारी जो है जैविक खेती की तकनीकें हैं। सबसे प्राथमिक तकनीक कौन सी है? मृदा प्रबंधन। ठीक है, सबसे प्राथमिक ये है, बाकी तीनों जैविक खेती की तकनीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बागवानी में उपयोग के लिए किस प्रकार के उर्वरक की अनुशंसा की जाती है, तो ये की जाती है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाने वाली खाद कौन सी है दोस्तों? केंचुए से प्राप्त किया जा सकता है, आपको पता है। अगला है केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, इसमें निम्न कारणों का चयन कीजिए, तो कारण आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तीसरा, चौथा, पहला। ठीक है, केंचुए खरपतवारों को नहीं खाते, किसको खाते हैं? पौधों को खाते हैं, और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। दूसरा है जमीन के नीचे खुदाई और मिट्टी को नरम बनाते हैं, बिल्कुल सही है। और क्या करते हैं दोस्तों? केंचुए बनाए गए सुरंग हवा, पानी, मिट्टी को आसानी से पहुंच जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना शुरू की गई थी? अक्टूबर 2004। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेना। राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना के मुख्य घटक कौन से हैं दोस्तों, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सारे हैं कार्बनिक उत्पादों का के प्रभावीकरण की प्रणाली, सेवा प्रदाताओं के माध्यम से क्षमता निर्माण करना, जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना, ये सारे जो है राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना के मुख्य घटक है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला आता है दोस्तों आपका जो है पौधों में सामान्य पोषक तत्व। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पौधों व फसलों के विकास के लिए प्रमुख आवश्यक तत्व कौन से दोस्तों? ये सारे हैं। ठीक है, जितने भी हैं, निम्न में से कौन सा पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है दोस्तों? जो माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं दोस्तों, उनमें से इनमें से कौन सा आपका है? बोरॉन। ठीक है, बोरॉन आपका कैसा है? माइक्रो। बाकी ये तीनों कैसे है? मैक्रो है, मैक्रो। मैक्रो आपने मैक्रो माइक्रो दो प्रकार के न्यूट्रिएंट आपने पढ़े हैं, तो डी इसका राइट आंसर है, दो का ऑप्शन नंबर डी। अगला है हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो बी राइट आंसर है, 17। निम्न में से कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। ठीक है, तो इसके बाद है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो सोडियम नहीं है दोस्तों। ठीक है, बाकी तीनों आवश्यक है। आलू में ब्लैक हर्ड का कारक है दोस्तों, ये बोरोन की कमी से होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आलू में ब्लैक हर्ट है दोस्तों, किसी कमी के कारण होता है? बोरोन की कमी के कारण होता है। एक मिनट में इसको चेक कर लो, है ना, क्योंकि आंसर जो है मिसप्रिंट भी हो सकते हैं बुक के, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लूँ।
अगर आपको भी दोस्तों किसी प्रश्न में त्रुटि नजर आती है तो आप कमेंट जरूर करें, है ना। ब्लैक हर्ट का कारक है दोस्तों भंडारण के दौरान, ये दोस्तों किसी कमी से होगा, आपका ऑक्सीजन की कमी से होगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि मिस्टेक हो सकती है ऑक्सीजन की कमी से, ऑप्शन नंबर सी है। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेही हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो राइट आंसर आपका ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑप्शन नंबर ए है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, तो चना, मटर, सेम, ऑप्शन नंबर डी धान नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो मैग्नीज है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम नहीं है दोस्तों, है ना। सूक्ष्म, ये सूक्ष्म में नहीं आता, ये मैक्रो में आता है ना। अगला है पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व सभी रासायनिक आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करते हैं जिनके बिना 10 का क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सारे हैं, ये आप पढ़ लेना। अगला है प्रमुख माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं, तो आयरन, कॉपर, बोरोन, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ऑप्शन नंबर डी है। निम्न में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट पौधे का अंकुरण व वानस्पतिक वृद्धि को प्रभावित करता है, तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। 12 का कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा, नाइट्रोजन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला है किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है, जड़ें कमजोर हो जाती हैं तथा पत्तियां गहरे हरे या बैंगनी बैंगनी रंग की हो जाती है, तो राइट आंसर क्या है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, फॉस्फोरस की कमी से। कौन सा पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल उत्पादन, एंजाइम संरचना व ऊर्जा स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है, तो आपको पता है कौन सा होगा, आयरन, जस्ता, मैग्नीज या बोरोन। तो इसका भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, आयरन, ठीक है, लोहा। अगला है कौन सा पोषक तत्व पराग कणों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है मोलिब्डेनम, ठीक है। ये पौधों में रोग और आपको बताना है इनका कौन कौन किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 6 का बी है ना। पत्तियों, नई पत्तियों में शिराओं में क्लोरोसिस होता है, आयरन, लोहा, ठीक है। युवा पत्तियों की वृद्धि सामान्य से कम होना, ये होता है जिंक की कमी से। और पत्तियों का विरोध रंगीन धब्बे किसके कारण होता है दोस्तों, आपका बोरोन के कारण। और युवा में जो है हास, ये तांबे के कारण होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्न में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो कौन सा है दोस्तों आपका ओजोन चक्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बिजली गिरने के दौरान हवा में निर्मित जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। एक बार मैं इसको कंफर्म कर दूँ, है ना, इस क्वेश्चन को मैं कंफर्म कर दूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ही अगर गलत हो जाए तो ये तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में, ठीक है, ऑप्शन नंबर, नाइट्रोजन को ऑक्साइड में कर लेती है दोस्तों, और नाइट्रोजन को ऑक्साइड में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन वातावरण पौधों के लिए एक प्रमुख भंडार है। अगला है पौधों द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित किया जाता है, तो पौधे जो है अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए महत्वपूर्ण एंजाइम कौन सा है दोस्तों, तो राइट आंसर इसका क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजिनेज, ठीक है। नाइट्रेटस का नाइट्रोजन में रूपांतरण कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपका, अनाइट्रीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। नाइट्राइट का नाइट्रेट में रूपांतरण क्या कहलाता है, राइट आंसर आपका नाइट्रोवेक्टर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है अमोनियम का नाइट्रेट और फिर नाइट्रेट में रूपांतरण क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण, ऑप्शन नंबर 24 का सी है। अगला है दोस्तों अब आपका आता है, तो ये भी आपका जो है पौधों में जो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनसे संबंधित चीज़ें हो चुकी है ना। अब आता है उत्तराखंड में कृषि, सिंचाई, पशुपालन। उत्तराखंड में सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है दोस्तों, ये आपका उधम सिंह नगर है। निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर उत्तराखंड में मुख्यतः धान उगाया जाता है, तो तलाव भूमि जो दोस्तों जो इसमें उगाया जाता है। गाँव के समीप पाई जाने वाली इसे क्या कहते हैं, घरिया, ठीक है। और गांव के बीच में पाए जाने बिचलिया, और गांव के बाहर जो जंगलों में पाए जाते हैं उसको कहते हैं बुनिया, ये भी आप नोट कर लेना। अगला है सीढ़ीदार खेती संबंधित है किससे, उत्तराखंड से, ऑप्शन नंबर डी है। गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी और पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण के, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि झूम खेती को क्या कहते हैं, स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड में बोई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है,
तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, गेहूँ, धान, मंडुआ, आलू। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। अगला है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो सरसों दोस्तों आपकी रबी की फसल है, बाकी ये तीनों आपकी खरीफ की फसल है। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी जो है खरीफ की फसल है, आप नोट करना है। उत्तराखंड के किस जिले में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह नगर। अगला है, राज्यों में उत्पादित मंडुआ अनाज का निर्यात किया जाता है? जापान को किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड राज्य में गन्ने की कृषि सीमित है, कहाँ पर होती है दोस्तों गन्ने की कृषि? आपको पता है, एक आपका हरिद्वार हो गया, दूसरा आपका कहाँ है? देहरादून। हाँ, देहरादून और उधम सिंह नगर में। ठीक है, जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है। उत्तराखंड प्रदेश में कौन से फल की पैदावार नहीं होती? तो नारियल की नहीं होती। ठीक है, 13 का डी जो है इसका राइट आंसर है। बहुत बार प्रश्न में एग्जाम में पूछा गया है कि जिलों को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है, तो ये आपका देहरादून है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। उत्तराखंड के प्रति लीची जो संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है, वो दोस्तों आपकी नैनीताल की लीची है। कृषि संबंधी जानकारी हेतु फिर भी इसका एक बार चेक कर लूँ, है ना? वैसे नैनीताल ही दिखा रहा है। उत्तराखंड की जो उत्तराखंड के किस स्थान की लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? एक बार मैं इसे जो है चेक कर लेता हूँ। देहरादून होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है ना? नैनीताल नहीं होगा, क्या होगा आपका? देहरादून की लीची। अगला है, कृषि संबंधी जानकारी हेतु किस योजना को प्रारंभ किया गया? तो किसान चैनल योजना। ठीक है, कृषि आमदनी बीमा योजना, कृषक कवच योजना। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी है। फिर भी आप देख लेना, राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है दोस्तों आपकी? आपको पता है कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी जो झील है दोस्तों भीमताल है। जमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड के किस जिले में? तो ये राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल है। नानक सागर बांध नहर परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई? तो नानक सागर जो है दोस्तों, राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, नहटोर, है ना? किस नदी पर? तो एक बार मैं इसका भी कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि वो इसमें इस बुक में जो है दोस्तों क्वेश्चन ठीक है, लेकिन उनके आंसर जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है इसमें मिस्टेक है। ठीक है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला आपका। हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी है। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किन नदियों पर बनी है दोस्तों? भागीरथी और बिलंगना, ऑप्शन नंबर डी है। टिहरी बांध परियोजना 2006 से बिजली यहाँ पर। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? तो ये राइट आंसर आपका क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। ठीक है, अगला है दोस्तों कि अंत हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र जो है आपका कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में है। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था, तो कहाँ पर किया गया था दोस्तों? 25 का आपका ऑप्शन नंबर डी, हल्द्वानी में। ठीक है, राज्यों में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन को किस ब्रांड से? तो आंचल नाम से बेचा जाता है। स्वयं सहायता समूह का प्रारंभ कब किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 2001-2002 में। उत्तराखंड में गंगा गाय हिमालय डेयरी योजना लागू की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर डी, एन डी तिवारी। मिनी डेयरी योजना के अंतर्गत दुधारू पशुओं को क्रय करने के लिए सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है? तो कितना दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 50%। ऊन विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है। अगला है, उत्तराखंड में ऑपरेटिव रेशम फेडरेशन का गठन कब किया गया था? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 2006 में। राज्य में रेशम की कौन सी प्रजाति उत्पादित की जाती है दोस्तों? मलवरी और टसर और एरी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 32 का डी है, तीनों प्रकार की प्रजाति की जाती है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों में शामिल नहीं है? तो 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, श्यामपुर। मत्स्य नीति लागू करने वाला जो है दोस्तों उत्तराखंड है, 2002 आपको याद रखनी है। ठीक है, दुर्घटना बीमा योजना किस वर्ष जो हुई थी दोस्तों? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 1974। फिर भी मैं इसे एक बार चेक कर लेता हूँ, 1985। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, 1985। अब आता है दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि, ये आपके हार्मोन है। ठीक है, जो आपके पौधों में पाए जाते हैं, है ना? आपके पौधों की जो वृद्धि नियामक हार्मोन है। ठीक है, आपने पढ़े होंगे कितने होते हैं? 5-6 प्रकार के हार्मोन रहते हैं। सर्वाधिक वृद्धि होती है किस अवस्था में होती है? राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पौधों में जीर्णता का विलंब हो सकता है, किसके कारण हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन के प्रयोग से। जिबरेलिन पुष्पन उद्दीपित करते हैं, जो जिबरेलिन होते हैं दोस्तों जो आपका दीर्घ प्रदीप्तिकाली, मतलब जिनमें जो है प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है, मतलब जिनमें लंबे प्रकाश की आवश्यकता होती है, उनमें जो है पुष्पन करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में? तो दोस्तों आपको याद रखना है इथाइलिन। पौधों में बौनापन किसके प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों? तो ये आपका कौन सा है? जिबेरेलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 5 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए, जिबेरेलिन जो है बौनेपन को दूर किया जा सकता है। शीर्ष प्रमुखता किसके निर्माण के कारण होती है दोस्तों? ये होती है तने के शीर्ष में ऑक्सीन। ठीक है, 6 का क्या आपका
ऑप्शन नंबर सी है। प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में पादप में तनाव हार्मोन विकसित होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एब्सिसिक एसिड। पौधों में ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है, तो कहाँ पर होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मूल तथा प्रहोर में। ठीक है। रंध्रों के बंद होने की क्रिया घटित होती है, तो कहाँ पर होती है? ऑप्शन नंबर बी, एब्सिसिक अम्ल द्वारा। जिबरेलिन सर्वप्रथम खोजे गए थे, तो किस में खोजे गए थे? तो राइट आंसर आपकी क्या है? कवक में। ठीक है। सर्वप्रथम साइटोकाइनिन संश्लेषित किया था, तो किसने किया था दोस्तों? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, मिलर ने। अगला है, निम्न में से कौन सा हार्मोन जड़ विभेदन में प्रमुख अदा करता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या है दोस्तों? ये एक खरपतवार नाशी है, तो क्या है? एक खरपतवार नाशी है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। निम्न में से कौन सा गैसीय वृद्धि नियंत्रक है? तो गैस की वृद्धि, तो राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका? इसका ऑप्शन नंबर बी है, जी है। अगला है, निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन। किसकी उपस्थिति में प्रौढ़ तथा जड़ का विकास होता है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन तथा ऑक्सीन अनुपात। ठीक है। वृद्धि वक्र का सामान्य आकार होता है, तो क्या होता है? सिग्मोइड। ठीक है। पत्तियों के गिरने के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ए बी ए। अनिषेक फलिनी फल विकसित किए जा सकते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, NaA2,4-D। अंकुरित बीज के भ्रूण कोश में अल्फा एमाइलेज की सक्रियता प्रेरित होती है, तो किससे प्रेरित होती है? ऑप्शन नंबर डी है, जिबरेलिन द्वारा। ठीक है। अगला है, घास के मैदान पर चलने से अधिक रख रखाव होता है, क्योंकि इससे क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, पौधे के घायल होने से तेजी से पुनर्जनन होता है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या है आपका? इसका 22 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 21 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, शीर्ष प्रमुखता नष्ट हो जाती है। और जो 20 का है वो डी है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। अगला है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो पादप हार्मोन है वो आपका 22 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है। लाल व सुदूर लाल वर्ण के अंतर परावर्तित संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों? आपका ये आपका फाइटोक्रोम से है। अगला है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तथा वृद्धि में रुकावट डालने वाला पदार्थ है? तो कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर बी, एब्सिसिक एसिड हो सकता है, ये बी है, आप देख लेना। रिचमोंड लैग प्रभाव जुड़ा है, तो किससे जुड़ा है दोस्तों? ये आपके जीर्णता में विलंब है। तो पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, तो कौन करता है? तो ये आपका फोटो पीरियड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, फाइटोक्रोम एक प्रकाश संवेदनशील वर्णक है, जो 27 का ऑप्शन नंबर सी है, फोटो पीरियडिज्म। निम्न में से किस जीवित प्रजाति में फाइटोक्रोम नीला हरा वर्णक पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर है आपका फूल और पौधे। ठीक है। पौधे में कायिक अवस्था में से जनन अवस्था में परिवर्तन की प्रतिक्रिया में होता है, तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, दिन की लंबाई। प्रकाश द्वारा प्रभावित एटिओलेशन के व्युत्क्रम को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, फोटोमोफोजेनिस। ठीक है। वह पौधा जिसे फूलने के लिए कम से कम 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो क्या कहते हैं? 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लंबे दिन का पौधा। निम्न में से कौन सा हार्मोन वर्नालाइजेशन की जगह ले सकता है? तो कौन ले सकता है दोस्तों? जिबरेलिन। ठीक है, वो राइट आंसर डी है। 33 का है, जब लघु दिन वाले पौधों की अंधकार अवधि प्रकाश के संक्षिप्त संपर्क से बाधित होती है, तो पौधा क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, कोई फूल नहीं लगेगा। निम्न में से कौन सा वर्णक लाल दूर प्रकाश अंतर रूपांतरण में शामिल है? तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, फाइटोक्रोम। चिलोडनी वेंट सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर है, फोटोट्रोपिज्म। ठीक है। तो ये आपके जो है पादप हार्मोन से संबंधित कुछ प्रश्न थे दोस्तों, आपके सिलेबस में है। जो आपने अरिहंत की बुक ली होगी तो उसमें आपको यहाँ पर ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अरिहंत की जो बुक है उसी के प्रश्न जो है दोस्तों हम यहाँ पर जो है कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन प्रश्नों में जो है कुछ प्रश्नों में मिस्टेक भी है, तो जहाँ पर आपको लगे तो आप कमेंट जरूर कर देना। ठीक है। बाकी बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो आता है इसमें जो तीसरी यूनिट है दोस्तों, इसमें आपका बीज अंकुरण और उसके प्रकार। ठीक है, ये आपके फॉरेस्ट में है, एग्रीकल्चर पार्ट है, बिल्कुल है। तो ये तीसरी यूनिट है, बीज अंकुरण और उसके प्रकार इंपॉर्टेंट है। पहला है, नाभिकीय बीज में शुद्धता कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी 100%। आधार बीज किससे पैदा किया जा सकता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रजनक बीज द्वारा। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना इंपॉर्टेंट है, कब हुई राष्ट्रीय? तो ऑप्शन नंबर है 1963। बीज एक्ट कब पास हुआ दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी 1966। टेट्राजोलियम टेस्ट किसके लिए किया जाता है? 5, तो ऑप्शन नंबर सी, जीवन क्षमता और ओजता के लिए। गेहूं और धान के आधार पर बीज उत्पादन के लिए कितनी पृथक्करण दूरी रखती है दोस्तों? ये आपका 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। राष्ट्रीय बीज प्रोजेक्ट कब से चलाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
1976, ऑप्शन नंबर ए है। राष्ट्रीय बीज निगम का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये आपका बेंगलुरु में है। अगला है पंजीकृत बीज का किस रंग का टैगा उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बैंगनी है ना। कौन सा बीज मात्र बीज कहलाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है बीज के भाग कौन से हैं? तो कौन सा जो है दोस्तों बीज के भाग है? तो ऑप्शन नंबर डी है बीज के भाग, बीजावरण, भ्रूणपोष, भ्रूण। ठीक है। आधार बीज का टैग किस रंग का होता है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सफेद रंग का होता है। प्रजनक बीज किससे पैदा किया जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लिक बीज से। धान में संकर बीज उत्पादन के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी की जाती है, आप नोट कर लेना। किस फसल के संकर बीज उत्पादन में डॉक विधि अपनाई जाती है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है कपास में। बीज वर्ष कब मनाया गया था दोस्तों? तो 16 का है ऑप्शन नंबर डी। सीड प्लांट तकनीक किस फसल में अपनाई जाती है? तो 17 का है ऑप्शन नंबर बी कपास में। टमाटर का प्रमाणीकृत बीज पैदा करने के लिए कितनी पृथक्करण दूरी की आवश्यकता पड़ती है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 400 मीटर। संकर बीज उत्पादन के लिए किस फसल में नट मंजरी तकनीक अपनाई जाती है? तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी टमाटर। बीज तकनीक पर किताब किसने लिखी थी? तो बीज का क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए RL अग्रवाल। प्याज के संकर बीज उत्पादन के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। और इस्टा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस्टा, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी है स्विट्जरलैंड में। गुलाब का फल क्या कहलाता है? तो 23 का ए है दोस्तों हिप। ठीक है। गंगा 5 मक्का के किस संकर की किस्म है? तो गंगा नाम से कोई भी फसल की नाम आपसे पूछा जाता है तो मक्का की किस्म है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है डबल क्रॉस। बीजों में कौन सा प्राकृतिक निरोधक पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है। संश्लेषित बीज में कौन सा प्राकृतिक होता है? तो कौन होता है दोस्तों प्राकृतिक? ऑप्शन भ्रूण। ठीक है। कपास का बीज गुणन अनुपात क्या होता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। मूंगफली का बीज गुणन अनुपात क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 1:8 है। अब है डायरेक्टर ऑफ सीड रिसर्च कहाँ स्थित है दोस्तों? राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए मऊ में। ठीक है। बीज गांव अवधारणा कहाँ अपनाई गई थी? तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी ए और बी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। सीड वाइबिलिटी किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? 31 का ऑप्शन नंबर डी है EH रॉबर्ट द्वारा। नई बीज नीति कब बनाई गई थी? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो दोस्तों यदि आपको कहीं पे भी त्रुटि नजर आए तो आप कमेंट करें, क्योंकि इसमें जो है कुछ प्रश्न जो है मिस्टेक भी है ना, आंसर जो है मिस्टेक दे रखे कुछ प्रश्नों में। बाकी सारे प्रश्न नहीं है पर कुछ हो सकते हैं, जैसे 100 में से 2-3 प्रश्न। अगला है इस्टा कब स्थापित हुआ? राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1924 में। राष्ट्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला कब स्थापित की गई दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला है प्रमाणीकृत बीज के टैग का आकार क्या होता है? तो राइट आंसर आपका क्या है? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर है 15 × 7.5 सेंटीमीटर। अगला है बीज नियम कब से लागू हुआ? तो कब से लागू हुआ? ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1969 से। बीज परीक्षण के पिता कौन है? तो 37 का क्या होगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर सी F9। सर्वप्रथम बीज ओजता अवधारणा किसने दी थी? 38 का ऑप्शन नंबर बी है स्लोए ने। अगला है टेट्राजोयम परीक्षण सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लेकॉन। अगला है गाडा परीक्षण किसने किया था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी लिंको। पकने की अवस्था में सब्जियों और धान्यों के बीजों में नमी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 30 से 40%। अत्रमक बीज के गुणन के लिए कौन से बीज का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय बीज का। अगला है दोस्तों मूंगफली में प्रमाणीकृत बीज के लिए पार्थक्य दूरी रखते हैं, तो कितनी रखते हैं? इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए 3 मीटर। ठीक है। और मटर के बीज के लिए कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर। मिर्च का आधार की मिर्च के लिए कितनी होती है? इसका राइट आंसर आपका 20 मीटर। अगला है इंडियन सोसाइटी ऑफ सीड टेक्नोलॉजी ISST कब स्थापित किया है दोस्तों? आपको बताना है। 46 का ऑप्शन नंबर बी है 1971। नई बीज पॉलिसी कब से लागू की गई? तो 47 का है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी 1 अक्टूबर 1989 है ना। इसे मैं एक बार चेक कर लूँ, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। बाकी आप सभी को जो है एक नज़रों में सबको देखना है, एक नज़र में सबको याद नहीं करना, बस एक नज़र आपने मारनी है। तो इसका देखते हैं दोस्तों, एक बार कंफर्मेशन कर लेते हैं। हाँ 1 अक्टूबर 1989 बिल्कुल सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है। कपास के बीज में कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है? तो 48 का राइट आंसर क्या है आपका? है ऑप्शन नंबर बी 22 से 24%। बीज किन भागों द्वारा बना होता है? तो किसके द्वारा बना होता है दोस्तों? राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी भ्रूणपोष, भ्रूण और बीजचूल। ठीक है। निम्न में से बीज के भ्रूण का कौन सा भाग है? राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी भ्रूणीय भाग और बीजपत्र। अंकुर किसका भाग होता है? किसका भाग होता है अंकुर? 52 का
ए राइट आंसर है भ्रूण अक्ष। ठीक है, भ्रूण मूल में जो आवरण होता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है मध्य बीजपत्र। निम्न में से किस पौधे के बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नींबू, नागफनी, जामुन, है ना, इनमें एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप नोट कर लेना और याद भी रख लेना। ठीक है, बहुभ्रूण भ्रूण पोष्य बीज का उदाहरण है, तो कौन सा है? 55 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, है ना, ये है भ्रूण पोष्य बीज। अरंडी, मेथी, खजूर, ये भी इंपॉर्टेंट है। बीज का कौन सा भाग सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बीज कवच। ठीक है, एक बीज पत्रियों बीज है, कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ये सभी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे हम नोट कर लेना। मक्का, गेहूं, धान, ये किस में आते हैं दोस्तों? इनका बीज जो है एक बीज पत्री रहता है। ठीक है, ये आपके एक बीज पत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये आप नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर डी है। अभ्रूण पोषी बीज का उदाहरण है दोस्तों, अभ्रूण पोषी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी। ठीक है, चना, मटर, द्विबीजपत्री बीजों का उदाहरण है दोस्तों, मटर, चना, अरंडी, ये द्विबीजपत्री के उदाहरण है। तो एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री दोनों प्रकार के बीज मैंने आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ऊपरी भूमि अंकुरण पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका कपास में। अधो भूमि अंकुरण किस में पाया जाता है दोस्तों? अधो भूमि 60 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कपास में। ठीक है, अधोभूमि तो किस में पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मूंगफली, धान, मटर, इनमें अधोभूमि अंकुरण पाया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। फोटोप्लास्टिक बीज होते हैं, तो कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संवेदित बीजों की प्रस्तुति तोड़ते हैं, तो राइट आंसर क्या है इसका? 63 का ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। ठीक है, थायोयूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट और GA3, ये बीजों की प्रस्तुति को तोड़ते हैं। जब एक बीज की प्रस्तुति के लिए भ्रूण के अंदर के कारक जिम्मेदार हो तो कहलाती है, तो क्या कहलाती है? 64, ये कहलाती है एंडोजेनेसिस प्रस्तुति। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन कंपाउंड प्रस्तुति तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? 65 राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है थायोयूरिया। पाइन बीजों में किस प्रकार का अंकुरण होता है दोस्तों? 66 राइट आंसर आपका ऑप्शन है ऊपरी भूमिक। ठीक है, घासों के किस प्रकार का अंकुरण होता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी अधोभूमिक। ये प्रश्न पूछे गया है। ठीक है, ऊपरी भूमिक, अधोभूमिक और एक बीज पत्री, द्विबीजपत्री, इनका एग्जाम्पल ये पूछे गए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक कौन सा है दोस्तों? पानी, प्रकाश, ऑक्सीजन, ये सारे आवश्यक है, आपको पता है। 68 का ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, सोयाबीन के बीजों में तेल की मात्रा जो पाई जाती है दोस्तों, कितनी पाई जाती है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है 20%। टमाटर का आधारीय बीज पैदा करने के लिए पार्थक की दूरी कितनी होती है? तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर है 50 मीटर। सोयाबीन का प्रमाणिक बीज पैदा करने के लिए पार्थक की दूरी, तो टमाटर का देख लेते हैं कितना होता है। ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 30 नंबर का है। ये आपका सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट योगदान देगा। कौन सा? आपका एग्रीकल्चर, जो आपका 30 नंबर का है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है 50 मीटर, है ना। सोयाबीन का प्रमाणिक बीज पैदा करने के लिए पार्थक की दूरी कितनी होती है दोस्तों? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर है 3 मीटर। ठीक है, बाजरा का आधा बीज पैदा करने के लिए आपने नोट करना है कितना होता है? ऑप्शन नंबर है 1000 मीटर पार्थक की दूरी रखते हैं। तो एक बार इसे भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि 1000 मीटर तो बहुत ज़्यादा दूरी है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये गलत है ना, ऑप्शन नंबर बी है 200 मीटर। ठीक है, प्याज का प्रमाणिक बीज पैदा करने के लिए पार्थक की दूरी कितनी होनी चाहिए? 73 का ऑप्शन नंबर बी 800 मीटर। ये भी चेक कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन जो है चेक करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा? 1000 मीटर। हाँ, इसका 1000 मीटर था दोस्तों। ठीक है, देखिए प्याज का कितना है आपका? 1000 मीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। सफ़ेद रंग का टैग किस प्रकार के बीज उत्पादन वाले खेत में लगाया जाता है? तो 74 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए आधार बीज, है ना, सफ़ेद रंग आपको याद रखना है। प्रमाणीकृत पैदा करने के लिए कौन सा रंग टैग है ना, ये भी आपको ऑप्शन नंबर ए नीला, प्रमाणीकृत करने के लिए नीला। ठीक है, खीरा में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए ऊपरी भूमिक। एक्सोजीनस प्रस्तुति का उदाहरण है आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। ठीक है, पंजीकृत बीज किस बीज से पैदा किया जाता है? तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी आधार बीज। बीज के को परिभाषित किया जा सकता है, तो बताइए इससे? ऑप्शन नंबर ए परिपक्व बीजांड से। नग्न बीजी पादपों को क्या नाम दिया गया है? अनावर्त बीजी। ठीक है, बीज का बारह चोल निर्मित होता है, तो किससे होता है? 81 का क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों से, बीज चोल से और प्रवार से। विकसित होने वाले बीज में इसके एक भाग से बीजांडासन जुड़ा रहता है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 82 का ऑप्शन नंबर बी नाभिका। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प बीजाक्ष से संबंधित है? तो कौन सा होगा?
83 ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये सारे हैं। अगला है सेम के बीज में विद्यमान सफेद से उभार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, संधि रेखा। अगला है चने के बीज में नाभि की सीध में स्थित काले निशान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों स्ट्रोफियोल, ऑप्शन नंबर सी। चना मटर जैसे पादपों के परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष नहीं होता, क्यों नहीं होता? ऑप्शन नंबर डी है, पढ़ लेना आप। अभ्रूणपोषी पादपों का उदाहरण है तो कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी, सेम। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। भ्रूणपोषी बीज है दोस्तों आपके कौन कौन से हैं? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, अरंडी और मक्का। ठीक है, चने का बीज है तो चने का बीज किस प्रकार से? आपका ऑप्शन नंबर बी, भ्रूणपोषी तथा अधोभूमिक। अगला है भूमि परिक अंकुरण पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है? भूमि परिक। तो ये पाया जाता है दोनों में। ठीक है, सेम में और इमली में। निम्न में से कौन सा पादप अधोभूमिक अंकुरण प्रदर्शित करता है? तो कौन सा करता है? 91 का राइट आंसर आपका क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, बाजरा। सरियोप्स राइजोफोरा में किस प्रकार अंकुरण पाया जाता है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी, अधोभूमिक और पित्रस्थ। अगला है निम्न में से अंकुरण किसके लिए सहायक नहीं है? कौन सा सहायक नहीं अंकुरण के लिए? जल, ऑक्सीजन, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, CO2। ठीक है, अगला है दोस्तों कि बीजों के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? 94 का बी, 20 से 35 डिग्री। बीज आवरण व फल भित्ति संयुक्त होकर एक हो जाते हैं। राइट आंसर आपका मक्का में। अगला है जिन बीजों में फल भित्ति व बीजावरण संयुक्त होता है ऐसे बीजों को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए, कैरियोप्सिस। निम्न में से सूची 2 का मिलान करना है। अनिषेक फलन बिना निषेचन के। और दोस्तों मंडप से बीज भ्रूणपोष क्या करता है आपका? तो इसका राइट आंसर आपका जो 97 का है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी है। ठीक है, ए का 2 है और भ्रूणपोष द्विनिषेच, ए का 2 है, बी का 1 है। ठीक है, और सी का आपका 4 है और डी का 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आप मिलान कर लेना। ठीक है, अगला है चना व मटर में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? तो किस प्रकार का पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अधोभूमिक। बीज में सबसे लंबी जीवन क्षमता पाई जाती है तो किस में पाई जाती है? आपका जो 99 का जो है आपका किस में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी है। फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसे। ये है दोस्तों आपका कमल के बीज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फाइटोक्रोम नामक वर्णक उपयोगी है तो किसके लिए उपयोगी है? से है दोस्तों आपको बीजों के अंकुरण में। ठीक है, तो जैंथियम में बीजों का प्रस्तुति का कारण है तो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर है, बीज आवरण और ऑक्सीजन के लिए अपारगम्यता। निम्न में से कौन से अंकुरण रोधी पदार्थ है? तो कौन से है आपका? ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी और सी दोनों, जैक्स फिसिकम और कैमिरिन। ठीक है, किन पादपों के बीज मधुमेह में उपयोगी है? तो कौन सा है दोस्तों आपका? राइट आंसर आपका जामुन है। सलाद के बीज किसकी अनुपस्थिति में अंकुरित नहीं होते? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी। ठीक है, जिबेलिन का उपयोग होता है किसके लिए होता है अंकुरण में? ऑप्शन नंबर ए है। आर्किड के बीज होते हैं तो आर्किड के बीज कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म तथा शुष्क। सेम के बीज में विद्यमान सफेद धारी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, संधि रेखा। अगला है अधोभूमिक अंकुरण के प्रांकुर के बढ़ने के कारण भूमि से बाहर निकल आते हैं तो राइट आंसर है आपका बीज पत्रोपरिक। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है तो किससे पाया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए, चने में। जरायुज अंकुरण विशेषता है तो किसकी है दोस्तों? आपके ऑप्शन नंबर सी, मैग्रो पादपों की। ठीक है, अब है दोस्तों आपका ये तो आपका बीज वाला जो कंप्लीट हो चुका है ना। इसमें आपके लगभग 110 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका आता है वो आता है सिंचाई वाला, है ना। उत्तराखंड में सिंचाई और जल निकास। सिंचाई और जल निकास दोस्तों 70 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ये है आपका कौन सा सूत्र बताता है ना। ये फॉर्मूला है, फसल प्रकृति के लिए लाए गए पानी की मात्रा बटे कुल दिया गया पानी गुणा 100 तो की जाती है। कौन सा सूत्र दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर सी, जल उपयोग क्षमता का यह सूत्र है। सिंचाई से पूर्व और बाद में आवश्यक एवं उपलब्ध पानी की मात्रा के प्रतिशत अनुपात को कहते हैं तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, जल धारण क्षमता। ठीक है, अगला है पौधों के द्वारा उपयोग कुल जल सिंचाई में प्रयुक्त काल कुल जल गुणा 100 शुद्ध से प्राप्त किया जाता है तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी है, जल उपयोग दक्षता। जल उपयोग दक्षता को बढ़ाया जा सकता है तो किससे बढ़ाया जा सकता है? उपरोक्त सभी इनसे बढ़ाया जा सकता है। फसल की मांग में शामिल है कौन से दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सारे हैं, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अगला है पौधे में जड़ के भार के अलावा इकाई का भार शुष्क पदार्थ
पैदा करने में जितनी इकाई पानी की आवश्यकता है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, फसलों की जल मांग। 630 एनएम फसल का जल मांग होती है, किस में होती है? ये होती है दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आलू में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जय की फसल मांग निम्न में से कितनी होती है? ये होती है आपका ऑप्शन नंबर सी 566 626 एमएम। सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता निम्न में से किस में होती है दोस्तों? आपको पता है धान में होती है। अगला है पौधों के लिए पानी की आवश्यकता किस क्रिया के लिए होती है? तो किसके लिए क्रिया के लिए होती है दोस्तों? ताप नियंत्रण, वाष्पोत्सर्जन हेतु, संवहन हेतु, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 10 का क्या आपका ऑप्शन नंबर डी है। 1000 घन लीटर पानी समतुल्य है, किसके बराबर होता है आपका? ऑप्शन नंबर बी, 1 घन मीटर के। ठीक है, अगला है फसलों की जल मांग होती है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर है वाष्पोत्सर्जन प्लस अंतःस्रावन आदि जलजरा हानि। गन्ने और धान की फसल की जल मांग होती है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये होती है 1.16 से 1.23 मीटर और 1.14 से 1.67 मीटर। अगला है गेहूं की जल आवश्यकता है, कितनी होती है? इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी है 250 से 600 mm। ठीक है, फिर मैं इसे एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, गेहूं तो आपसे पूछ ही सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, 250 से 600 है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला है क्यूसेक है, तो क्यूसेक क्या है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, घन मीटर प्रति सेकंड। किसी फसल में सर्वाधिक जल की मांग के समय को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जलमान और संकट काल। फील्ड कैपेसिटी पर पौधे को कितना मृदा जल उपलब्ध रहता है? ऑप्शन नंबर है 100। अगला है अधिकतर फसलों की सिंचाई मृदा में कितना जल उपलब्ध रहने पर कर देनी चाहिए? तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी है 50%। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक सिंचाई दक्षता किस विधि से प्राप्त की जा सकती है? तो राइट आंसर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ड्रिप सिंचाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 100 घन मीटर पानी समतुल्य होता है, तो किसका समतुल्य होता है आपका? 1 हेक्टेयर। अगला ऑप्शन नंबर सी। अगला है बेड़ी द्वारा कितने मीटर गहराई तक पानी उठाया जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 1.2 मीटर। ठीक है, अच्छे फुट वॉल्व का मुख्य गुण है, क्या है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी है। पंप सेट में डीजल की बचत के उद्देश्य से पाइपलाइन का आकार होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, बड़ा। ठीक है, हेक्टेयर क्षेत्र में जलमान किस सूत्र से निकाला जाता है? तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आप नोट कर लेना। अगला है प्रत्येक सेकंड में 1000 लीटर पानी बहाव की इकाई को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? क्यूबिक मीटर पर सेकंड। अगला है खुली नाली में जल प्रवाह निम्न में से सूत्र है। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, डी बराबर ए बी। 90 डिग्री वी नाच का प्रभाव सूत्र क्या है? तो अनाज का प्रभाव सूत्र क्या है? तो 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, थीटा बराबर ये है जो भी है। फुटबॉल का प्रयोग होता है, तो किस में होता है? ये होता है वितरण पाइप में। ठीक है, संपूर्ण शोषित जल का वाष्पोत्सर्जन भाग कितना होता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है 95%। 10 पाउंड पानी समतुल्य होता है, किसके होता है? ऑप्शन नंबर ए है 1 किलोग्राम। ठीक है, सबसे अधिक सिंचाई जल की आवश्यकता किस मृदा में होती है? तो राइट आंसर आपका कौन सा है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए, बलुई में। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा होती है तो कहाँ होती है? मानसीराम मेघालय में, आपको पता है। बौछारी सिंचाई विधि अपनाई जाती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, असमतल मृदा में। बागों के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है दोस्तों? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर द्रोणी विधि। ठीक है, चंबल नदी में से कौन सी सिंचाई योजना संबंधित है? चंबल नदी से कौन सी सिंचाई योजना संबंधित? आपका राणा प्रताप सागर योजना है ना, ऑप्शन नंबर सी। सतह की सिंचाई विधि है तो कौन सी है? 36, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्यारी विधि, तोड़ विधि, द्रोण विधि। तो ये मैं नोट कर लूँ एक बार, चंबल नदी से, है ना। बाकी आप देख लेना, ये जो जवाहर है, गांधी सागर है, ये भी आपसे प्रश्न बनेंगे, जरूर बनेंगे, क्योंकि आपके पास सिंचाई वाला टॉपिक है, तो ये तो बनेंगे, है ना। जो बांध है इनमें से तो प्रश्न तो जरूर ही बनेगा। ठीक है, तो जवाहर सागर बांध जो है दोस्तों, ये चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है ना, ये सारी है, ये सारी है जवाहर सागर बांध, ये भी चंबल नदी से संबंधित है। गांधी सागर बांध भी दोस्तों चंबल नदी से संबंधित है। राणा प्रताप सागर बांध भी चंबल नदी से ही संबंधित है। और कोटा बांध योजना दोस्तों, ये भी चंबल घाटी परियोजना का चौथा बांध है ना, तो चंबल नदी से संबंधित है। ये सारी जो सिंचाई है आपकी चंबल नदी से संबंधित है, आप नोट कर लेना। सतह की सिंचाई विधि है तो कौन सी है? ये तीनों है। बलुई मृदा वाले खेत में सिंचाई की जाती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है तोड़ विधि द्वारा। ठीक है, उत्प्लावन विधि से सिंचाई की जाती है, तो 39 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पूर्ण खेत में तोड़ पानी देकर। ड्रिप या ट्रिकल सिंचाई विधि अति उत्तम है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बलुई और रेतीली मृदा के लिए। ठीक है, अगला है अधो पृष्ठीय सिंचाई अधिक प्रभावी होती है, 41, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला है थाला सिंचाई विधि साधारणतः उपयुक्त है,
ऑप्शन नंबर बी तिलहनी फसलों में कुंड में सिंचाई करना बहुत उपयुक्त है, तो कुंड सिंचाई विधि इंपॉर्टेंट है आलू के लिए, ठीक है। मक्के में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है, इंपॉर्टेंट है दाना निकालते समय। अगला है जल प्रयोग दक्ष क्षमता सर्वाधिक होती है, तो किस में होती है 45 ऑप्शन नंबर ए बाढ़ सिंचाई में। मृदा में बारीक कण और वर्षा द्वारा मृदा की ऊपरी सतह को कठोर करने से पृष्ठीय श्रवण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कम, ठीक है। समोच्च खेती में ढाल के विपरीत खेती करने से मृदा जल स्राव की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, 47 ऑप्शन नंबर बी है बढ़ती है। खेतों को समतल बनाने में मृदा जल स्राव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। सीमांत पट्टी या नगददार सिंचाई विधि में क्यारियों की चौड़ाई प्राय कितनी रखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी है 5 से 6 मीटर। अधोपृष्ठीय सिंचाई की सहायक नालियों में कितने सेमी, 72 मीटर प्रति 32 मीटर ध्यान दिया जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला है अधोपृष्ठीय सिंचाई में सहायक नालियों की दूरी कितनी रखी जाती है, तो ये रखी जाती है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समतल मृदाओं में कुछ फसलों पानी कितने घंटे रहने पर उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो सी है दोस्तों 6 से 10। अगला है भारत में सिंचित भूमि है तो कितनी है, 53 का बी है, एक बार देख लो है ना, करंट डाटा देख लो 32% ये दिखा रहा है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत में जो सिंचित भूमि का क्षेत्र है दोस्तों वो आपका कितना है, मैं देख लूँ, वो है 48 कुल जो है दोस्तों, कुल जो पूछ रहा है भारत में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 48% है ना, 48.8% आपका दिखा रहा है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी नहीं है, 48.8% दिखा रहा है। फिर भी दोस्तों आप इसको जो है एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अगला है गन्ना व आलू की सिंचाई किस विधि से करते हैं, तो किस विधि से करते हैं, 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए कुंड विधि से, ठीक है। अगला है 4 से 7 लीटर प्रति सेकंड जल के निकास हेतु पाइप की माप होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी है 6.5 सेंटीमीटर। अस्थायी जल निकास के दौरान नालियों की गहराई रखी जाती है, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 10 से 15 सेंटीमीटर। कट आउट नालियों की चौड़ाई होती है 1 से 1.5 मीटर। अगला है 40 सेंटीमीटर चौड़ी वर्गाकार नाली जिसमें पानी की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, वो 1 लीटर सेकंड की गति से बह रहा है, नाली से जल का निकास होगा, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 2 क्यूबिक, ठीक है। भीतरी जल निकास में भूमिगत नालियां बनाई जाती है, 59 का है आपका ऑप्शन नंबर सी है पत्थर की नालियां। किस जल निकास व्यवस्था में सहायक नालियां समांतर क्रम में विन्यासित रहती है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है हेरम्बन विधि में, ठीक है। भूमिगत जल निकास में लगे पाइप का व्यास कितना होता है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर। अगला है गिरोजियन भूमि जलगत निकास हेतु नाली बनाई जाती है, 62 ऑप्शन नंबर ए समतल मृदा में। अगला है भारत में पृष्ठीय जल निकास अपनाया जाता है क्योंकि यह क्या है, 63 ऑप्शन नंबर डी ये सभी है। कम महंगा, कम तकनीक वाला, सिंचाई में बाधा उत्पन्न न करने वाला। समतल खेतों में मध्यम काली मिट्टी में निकास नालियों के बीच की दूरी में रखते हैं, कितने में रखते हैं, ये रखते हैं इनमें से कोई नहीं, तो कितने में रखते हैं देख लेते हैं एक बार। तो ये आपके एग्रीकल्चर का है, जो 30 नंबर का आपका फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर से संबंधित ये है, ठीक है। वन रिपोर्ट दोस्तों आप एक बार जरूर देख लेना क्योंकि वन रिपोर्ट आपसे जो है पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसका डी ही दिखा रहा है दोस्तों ना, कुछ करंट डाटा नहीं दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है भूमि जल निकास में 2 टाइल कतारों के बीच वाली मृदा में कितने मीटर दूरी रखते हैं, तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी 9 से 15 मीटर। दोमट मृदा में 2 टाइल कतारों के बीच की दूरी क्या रखते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला है मृदा में जल निकास की क्रिया द्वारा 67 ऑप्शन नंबर ए हानिकारक लवण कम होते हैं। जल निकास के बारे में कौन सा विवरण उपयुक्त है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अगला है भूमिगत जल निकास में नाली का निर्माण किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी मोल हल द्वारा, ठीक है। चिकनी मृदा में अधोपृष्ठीय जल निकास नाली की दूरी कितनी रखी जाती है, ऑप्शन नंबर बी है 20 से 25 मीटर, ठीक है। स्पीड दोस्तों थोड़ी मेंटेन रखनी पड़ेगी क्योंकि इस प्रश्नों की संख्या बहुत है और आपके पास उतना भी समय नहीं है ना, सारी विषय को आपने आज थोड़ा थोड़ा समय देना है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये लगभग आपका कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है, तो 30% आपका ये कवर कर रहा है, इसीलिए हम जो है इसे कवर करेंगे, तो जल्दी से जो हम जो है इसे निपटाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला है मृदा सुधारक है
तो मृदा सुधारक इनमें से कौन सा है दोस्तों, आपका बता दूं, जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी। मृदा कोलाइट का प्रमुख गुण कौन सा है, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सारे हैं, ठीक है। अगला है दोमट मृदा में मूर्जांक बिंदु कितने प्रतिशत होता है, तो 3 का क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, 10.7%। गीली मृदा का वह गुण जिसमें बल लगाने पर मृदा किसी ऐच्छिक रूप में बदली जा सके और बल हटाने पर उसी अवस्था में बनी रहे, इस गुण को क्या कहते हैं। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, मृदा सुगढ़ता। भारत के किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल अधिक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। 16 मृदा स्तर के किस भाग से मिलकर बनता है, राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ए और सी से। मध्यम बालू के कण का व्यास कितना होता है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए है, 0.25 से 10 मिलीमीटर तक। अगला है मृदा क्या है दोस्तों, राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, एक खनिज और जैविक पदार्थ का एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा परिच्छेदिका क्या है, तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए है, धरातल के ऊपर वायु की परतें। क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, चूना पत्थर है। क्षारीय मृदा में पौधे पर कुप्रभाव किस की अधिकता से पड़ता है, राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, सोडियम आयन। अगला है भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल मिट्टी। अगला है अम्लीय मृदाएं वही मृदाएं होती है जिनका पीएच कितना होता है, 6 से कम होता है, 7 से कम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। खेत की वह प्रणाली जिसमें श्वेत जीवांश अवशेषों की भूमि की सतह पर छोड़ दिया जाता है। खेत की तुलाई करके जीवांश को भूमि में नहीं मिलाने को क्या कहते हैं, राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पलवार खेती। ढाल के विपरीत मृदा कटाव आप पढ़ लेना जो भी है, राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर बी है, ले फार्मिंग, है ना, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम देख लेते हैं। ढाल के विपरीत मृदा कटाव को रोकने वाली तथा मृदा कटाव को रोकने वाली तथा मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलों की पत्तियों में खेती करने को क्या कहते हैं, ले फार्मिंग, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है। अगला है मिट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न कार्बनिक अवयवों को उनके अपघटक की गति के बढ़ते क्रम में लिखिए, राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सेल्यूलोज, लिग्निन, स्टार्च, शर्करा। मृदा सूक्ष्म जीव और पोषक तत्वों में परिवर्तन, 17 का क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी है, जीवाणु वृद्धि बढ़ती है। अब है दोस्तों यहाँ पर पीएच मान आपको मेल करना है, ठीक है, आपको जो है मिलान करना है। 18 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ए का क्या आपका 3, धान जो है 4.8 से 6.5 पीएच पाया जाता है, ठीक है। और गेहूं में जो है दोस्तों 5 से 6.5, और सी गन्ने का है दोस्तों आपका 2.5 से 5.5 से 7.5, ठीक है। और आलू का कितना है 6 से 8, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला है फिर से आपको बालू की परसेंटेज यहाँ पर दे रखी है दोस्तों, आपको देखना है कितना परसेंट किसमें पाया जाता है। इसका मैं एक बार चेक कर लूँ क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। जो बालू है दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 80 से 100, ठीक है। और बी का है आपका बलुई दोमट है 50 से 80, ये है। और चिकनी में दोस्तों पाया जाता है सी का 0 से 50, और दोमट में पाया जाता है आपका 30 से 50, ठीक है। तो ये है आपका ए का 2 है और बी का 3 है, ए का 2 बी का 3, यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था इसमें मुझे डाउट है। अगला है दोस्तों सुमेलित, आपको फिर से करना है मृदा कण का आकार, ठीक है, मध्यम, मोटा, अति मोटा, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। मृदा कण का आकार आपने मैच करना है। तो महीन जो है दोस्तों, महीन फाइन जिसे कहते हैं, इसका जो होता है होता है 1 से 5 mm, ठीक है, महीन 1 से 5 mm। मध्यम जो होता है दोस्तों आपका होता है 2 से 5 mm, ठीक है। और जो मोटा होता है सी वो होता है 5 से 10 mm, और अति मोटा होता है 7 से 15, ठीक है। अगला है पीट मृदा होती है, तो राइट आंसर क्या है 21 का ऑप्शन नंबर ए, काली, भारी तथा अम्लीय। मृदा सुधारक है कौन सा है दोस्तों इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी है, जिप्सम, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है तो कितनी पाई जाती है 78.80%। अगला है रंध्र अवकाश स्थूल होता है 24 का, तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये नोट कर लेना आप। अगला है द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका 25 का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एनसी ब्रेंडी। अगला है मृदा का औसत कण घनत्व होता है, तो इसका कितना हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी है 2.65, ठीक है। मृदा का औसत स्थूलता घनत्व कितना है 27, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 1.33। मृदा वायु में ऑक्सीजन पाई जाती है, कितनी पाई जाती है 28 का, ए है 20.6%। अगला है मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है 29, 0.25%, ठीक है। मृदा में बोरोन का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा बी, ठीक है
टुरलेमाइन, ठीक है। अम्लीय मृदा का सुधार किया जाता है तो जिप्सम द्वारा। 31 का क्या है, ये किया जाता है दोस्तों पायराइट द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। पायराइट का रासायनिक सूत्र क्या है, FeS2, ठीक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, CSO2H2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 33 का ऑप्शन नंबर बी है। और अगला है केशिका जल पाया जाता है, 34 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रधारिता एवं आर्द्रता ग्राही गुणा के मध्य कोलाइडल विलयन के कणों का आकार कितना होता है, 35। इसका होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 10⁻6 से 10⁻9 मीटर। माइट्रोमोरिलोनाइट क्ले की धनायन विनिमय क्षमता होती है 36 का। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मृदा कोलाइट का प्रमुख गुण है तो क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी है, आप देख लेना। सार बराबर होता है 38, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आप इसके चेक कर लेना। सोडियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है 39, ये होती है आपकी क्षारीय मृदा में। कार्बनिक पदार्थों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, 40 का है आपका ऑप्शन नंबर सी, 10:1, ठीक है। अगला है तराई मृदा में किस तत्व की कमी होती है, तो 41 का राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी है, जिंक की। तो एक बार जो है इन दोनों को मैं चेक कर लूँ। ये चेक करने वाला सिस्टम जो है दोस्तों काफ़ी बेकार है। बिल्कुल ये सही है दोस्तों, पहला वाला सही है, 10.1 है। दूसरा वाला मैं सही कर लेता हूँ। तराई मृदा में किस तत्व की कमी होती है, तो बिल्कुल जिंक, ठीक है। दोनों आंसर सही है। चरनोजम मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है 42, तो किस नाम से जाना जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी, रेगुर मिट्टी, ठीक है। क्ले मृदा के कणों का आकार कितना होता है, 43 का दोस्तों इंपॉर्टेंट है सी, 0.02 मीटर व्यास। इसे भी एक बार चेक कर लो क्योंकि आपसे पूछा गया सवाल है प्रीवियस ईयर में, है ना। तो क्या पता यही पूछा गया आपसे, यही पूछा जाए मृदा से रिलेटेड, ठीक है। तो 0.02 बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 0.02। अगला है मृदा पृष्ठ में ऑक्सीजन पाई जाती है तो कितनी पाई जाती है, ये है दोस्तों 49.2%। अम्लीय चट्टान है कौन सी है, 45 का, ये है ग्रेनाइट, ठीक है। पौधे द्वारा जल शोषण की दर कम की जा सकती है जब अभाव होता है, 46 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पोटेशियम का। जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ डाला जाता है तो 47 का ऑप्शन नंबर बी है, स्थूल घनत्व घट जाता है। मॉलिब्डेनम तत्व की उपलब्धता होती है 48, ऑप्शन नंबर सी है, 7.5 pH मान पर, ठीक है। लवण युक्त क्षारीय मृदाओं के संतृप्त सार की वैद्युत चालकता मिलीमोह प्रति सेंटीमीटर इकाई में होती है तो कितनी होती है, 49, ऑप्शन नंबर डी, 4.0 से अधिक। कृषि में उपयोग होने वाली पायराइट में सल्फर की मात्रा होती है तो ये होती है दोस्तों आपकी 18%। मॉन्टोल मिनसाइड मृतिका, ठीक है, इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, बाकी आप इसे पढ़ लेना। 2:1 है। मृदा कणों पर नमी को आकर्षण से जाना जाता है तो 52 राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, आसंजन। वातावरण की तुलना में मृदा वायु में अधिकता होती है, 53 राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। भूमि में पोटेशियम का स्रोत है दोस्तों, 54 राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बायोटाइट। 54 का क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी है ना। हम किसी का कॉल भी नहीं उठाएंगे। क्षारीय मृदा की विशेषता होती है 55 का ऑप्शन नंबर डी, उच्च विनियम सोडियम तथा उच्च पीएच, ठीक है। भूगर्भीय क्षरण को कहा जाता है 56 राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, प्राकृतिक क्षरण। गंधक है एक, तो क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी है, दीर्घ एवं द्वितीय। मध्यम बालू के कणों का व्यास होता है तो 58 ऑप्शन नंबर बी है, 0.50 से 0.25 मिमी। खनिजों के योग से बना ठोस पदार्थ कहलाता है, 59 का आपका ऑप्शन नंबर है, चट्टान। भूमि में लाल रंग पीले में परिवर्तित करने वाली क्रिया क्या है दोस्तों आपका, 60 का सी है, जलयोजन। षटकोणीय क्रिस्टल है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है आयरन पायराइट में गंधक की मात्रा होती है 62 का आपका ऑप्शन नंबर है, 16 से 22%। एक मृदा जिसमें 40% रेत, 40% गाद और 40% चिकनी मिट्टी होती है कहलाती है तो क्या कहलाती है, 63 ऑप्शन नंबर डी, चिकनी दोमट। जिप्सम किस प्रकार की भूमि के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय मृदा। जलमग्न अवस्था में मृदा में लोहा किस रूप में पाया जाता है, 65 ऑप्शन नंबर सी, फेरस आयरन। अगला है जलमग्न अवस्था में मृदा में लोहा, बिल्कुल फेरस आयरन, रिपीट हो चुका है। संतृप्त अवस्था पर मृदा में नमी का अंश होता है, 60 राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है, क्षेत्र क्षमता का 2 गुना। लवण सहनशील फसलें कौन सी है दोस्तों आपकी, ऑप्शन नंबर है, मक्का और सरसों है, इंपॉर्टेंट है। लौह युक्त एंजाइम जो जैविक नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है वह कौन सा है दोस्तों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, नाइट्रोजिनेज। मिट्टी की मात्रा सर्वाधिक होती है तो किसमें होती है दोस्तों, काली, दोमट, लाल मिट्टी, वन मिट्टी। तो 69 आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, काली मिट्टी, है ना। मिट्टी की मात्रा सर्वाधिक होती है काली मिट्टी में, चेक कर लें, तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं। मिट्टी की मात्रा सर्वाधिक
कौन सा क्वेश्चन है? तो बिल्कुल दोस्तों आपका क्या है, दोमट मिट्टी है, ठीक है, काली मिट्टी नहीं है आपका, दोमट मिट्टी है, ऑप्शन नंबर डी है ना, इसलिए हमने चेक किया था। 70 का है दोस्तों आपका, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ देना, फिर भी आंसर बता दो, ऑप्शन नंबर सी है। अगला है मृदा विज्ञान में मृदा को मानते हैं तो क्या मानते हैं? प्राकृतिक पिंड। 71 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए है। फिर भी इसे एक बार चेक कर लो, क्योंकि इस बुक में थोड़े थोड़े कुछ प्रश्नों के आंसर मिस प्रिंट भी है, तो इसे भी थोड़ा जो है चेक कर लो दोस्तों, है ना। प्राकृतिक पिंड, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। अगला है मृदा निर्माणकारी सक्रिय कारकों में होंगे। 72 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी है, वनस्पति एवं जलवायु। यदि किसी मृदा का स्थूल घनत्व तो इतना है तो आपको देखना है, मैं आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर बी है। मध्य भारत की काली कपास मिट्टियां बनी है, तो 74 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बेसाल्ट से। मृदा में किस सूक्ष्म जीव की संख्या सबसे अधिक होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, इसे भी मैं एक बार चेक कर लूँ, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? बिल्कुल बैक्टीरिया है दोस्तों। दूसरा है आपका, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? पृथ्वी का औसत जो घनत्व होता है दोस्तों, होता है आपका 5.5, ऑप्शन नंबर ए, 676, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? पीट, ग्रेनाइट, बालू, पत्थर। तो कौन सी जो है आपके यहाँ पर रूपांतरित चट्टान है दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, संगमरमर। संगमरमर दोस्तों आपकी कैसी है? रूपांतरित चट्टान है। तो देखिए, जो पीठ है दोस्तों आपका, ये एक प्रकार का कोयला है जो अवसादित चट्टानों से संबंधित है। पीठ किससे संबंधित है? अवसादित चट्टानों से संबंधित है। और ग्रेनाइट आपका किससे संबंधित दोस्तों? आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट किससे संबंधित है? आग्नेय चट्टान से संबंधित है। और बालू पत्थर दोस्तों, यह एक अवसादित चट्टान है, और संगमरमर रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, और ग्रेनाइट कैसी आपकी? आग्नेय, और संगमरमर रूपांतरित। 2.2 टाइप खनिज समूह में आते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्लेराइट। प्रोटोजोआ का प्रमुख भोजन कौन सा है दोस्तों? 79, ऑप्शन नंबर बी है, जीवाणु है। नाइट्रीकरण की क्रिया के लिए उपयुक्त तापमान होता है, तो कितना होता है आपको बताना है। तो ये होता है दोस्तों आपका, राइट आंसर क्या होने वाला इसका? इसका है आपका, मैं एक बार इसे चेक कर लूँ, ये होता है 25 से 30 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 80 का क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 25 से 30 डिग्री होता है ना, ऑप्शन नंबर ए है। ऊर्जा संग्रही पोषक तत्व कौन सा है? 81, तो कौन सा होगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर डी इसमें दिखा रहा है। फिर भी मैं एक बार इसे जो है चेक कर लूँ, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन जो है गलत भी हैं। तो यदि आपको लगे किसी प्रश्न में त्रुटि भी है, तो आप जो है कमेंट करें, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इनमें से कोई सा भी जो है दोस्तों नहीं दिखा रहा है ना, ऊर्जा संग्रही पोषक तत्व। तो ऊर्जा संग्रही पोषक तत्व कौन से होते हैं? एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, दूसरा आपका वसा और प्रोटीन, ठीक है। ये दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये क्या आपके ऊर्जा संग्रह तत्व है, नोट कर लेना आप, है ना, क्योंकि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। अगला है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपका हो सकता है, ठीक है ना, ये वाला आपका हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन और किससे बने होते हैं? कार्बन से। तीसरा है कार्बन से, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो सकता है। डोलेमाइट स्रोत होता है किसका? कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटाश या फिर सल्फर का। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो 82 का राइट आंसर है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये होगा आपका कैल्शियम का। भूमि की कौन सी परत में सबसे ज़्यादा निक्षालन होता है? तो 83 का क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी है, A2। ह्यूमस बना होता है दोस्तों, किससे बना होता है? 84 का ऑप्शन नंबर सी है, ह्यूमिक पदार्थों से, अह्यूमिक पदार्थों से। अम्लीय चट्टानों में सिलिका पाई जाती है, 85 कितने पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, 65 से 70%। गेहूँ तथा धान में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, तो किसके कारण होता है? 86 का ऑप्शन नंबर डी है, जो वेक्टर द्वारा, ठीक है। इसे मैं चेक कर लूँ कि क्या यह क्वेश्चन का आंसर सही है। तो बिल्कुल दोस्तों, जो है आपका कौन सा है? आपका एजोवेक्टर ही होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, शैवाल के लिए कौन सा कथन असत्य है? 87 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, भूमि संरक्षण को बढ़ाते। अगला है, चूने के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होता है? 88 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, एच इनकम होते हैं। इनवर्स उत्पादन नाइट्रोजन नियम दिया था, किसने दिया था? 89 का ऑप्शन नंबर ए, बिली कॉक्स ने। मृदा में अम्लता का स्रोत है, 90 का आपका ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी।
हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन। अगला है उच्च लवण सहिष्णु है, ऑप्शन नंबर ए खजूर एवं फालसा। मृदा पर पीएच बढ़ने पर उसका सी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी है घटता है। अगला है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, आपका 93 का बी करनाल में दिखा रहा है। इसे मैं एक बार चेक कर लूँ फिर से, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान, तो ये जो है दोस्तों आपका करनाल में ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। सिलिका सेस्कडी ऑक्साइड अनुपात किस मृदा में अधिक होता है, 94 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, काली मृदा में। सबसे अधिक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है किस में होता है दोस्तों, आपका 95, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सनई में यहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैं एक बार इसे चेक कर लूँ, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका दिखा रहा है, गूगल चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं बुक चेक नहीं कर रहा, मैं गूगल चेक कर रहा हूँ। तो ये होता है दोस्तों मटर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बुक में थोड़ा गलत भी दिया है, ऑप्शन नंबर ए है मटर में, ठीक है। अगला है कौन सी जीवाणु फॉस्फेट की घुलनशीलता बढ़ाता है, तो 96 का क्या हो जाएगा आपका, 96 है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 96, ऑप्शन नंबर ए दिखा रहा है। फिर मैं देख लूँ, क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बिल्कुल स्यूडोमोनास है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है कौन सा तत्व फाइटिन एवं न्यूक्लिक अम्ल का मुख्य अवयव है, 97 का आपका, इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी है फॉस्फोरस। अगला है निम्न में से कौन सा तत्व पर्णहरिम का अवयव है, नहीं है लेकिन उसके निर्माण में सहायक है, तो 98 का क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ठीक है। सबसे अधिक नाइट्रीकरण की दर होती है किसमें होती है, 99 का ऑप्शन नंबर बी अमोनियम सल्फेट की। अमोनीकरण के लिए उपयुक्त तापक्रम होता है 100 का ऑप्शन नंबर बी है 30 से 40 डिग्री। सोयाबीन वर्गीय फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइजोबियम जैपोनिका द्वारा। ह्यूमस की धनायन पीने में क्षमता होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, ये होती है आपकी 100 से 300%। अगला है मटर वर्ग की फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, तो किसके द्वारा होता है, 103 का आपका ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं ना। इसे भी मैं एक बार चेक कर लूँ, राइजोबियम लेग्यूमिनेसस, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है। अगला है कैलामीन किस तत्व का स्रोत है, जिंक है ना, जिंक यहाँ पर आपको दिख रहा है। और का है पोल्ट्री की खाद में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो कितनी पाई जाती है पोल्ट्री की खाद में नाइट्रोजन, वो 105 का आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला है शुष्क खून में नाइट्रोजन पाया जाता है, 106 का आपका क्या है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। शुष्क खून में जो नाइट्रोजन पाया जाता है 13%। जीवाश्म खाद देने का समय है, 107 का आपका क्या है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बुआई से 15 से 45 दिन पहले। बोरक्स में बोरोन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, 108 का ऑप्शन नंबर बी है 11%। जिंक सल्फेट में गंधक पाया जाता है, 109 का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 18%। लवणीय मृदा में विद्युत चालकता होती है, 110 का बी है दोस्तों, ठीक है। उच्च लवण सहनशील फसल कौन सी है, 111 का आपका ऑप्शन नंबर ए है, दालें हैं। नाइट्रीकरण के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना होता है आपका ऑप्शन नंबर बी 30 से 35 डिग्री, ठीक है। 112 का 112 का मैं एक बार चेक कर लूँ, बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। एजो स्पायरल सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है दोस्तों, तो किस में होता है आपका 113 आपका ऑप्शन नंबर ए है धान्य फसलों में। क्लोवर में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है 114 सी राइजोबियम द्वारा, ठीक है। अगला है ह्यूमस में लिग्निन की मात्रा होती है, 115 का आपका ऑप्शन नंबर बी है 40 से 45%। अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन पाया जाता है 116 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है 26%। अमोनिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 117 है आपका ऑप्शन नंबर ए 82%। कैल्शियम साइनेमाइड में नाइट्रोजन होता है 118 का आपका ऑप्शन नंबर बी है 21%। कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना होता है 119 का बी है 15%। अगला है निम्न में से कौन सा उर्वरक केवल जल में घुलनशील होता है, 120 का है आपका ऑप्शन नंबर ए सुपर फॉस्फेट, ठीक है। चूना पत्थर में कैल्शियम प्रतिशत पाया जाता है, 121 का आपका ऑप्शन नंबर डी है 36%। पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम कितना पाया जाता है, 122 का आपका ऑप्शन नंबर सी है 48 से 52%। बोरिक अम्ल में बोरोन पाई जाती है, 123 का आपका ऑप्शन नंबर सी है 17%। बिना बुझे चूर्ण कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम की मात्रा कितनी पाई जाती है, 124 का डी है 70%। थायो यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है दोस्तों आपका 125 का बी है 36.8%। निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है आपका मैग्नीज, ठीक है, ये आप सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है पूछा है, तो कौन सा है आपका कैल्शियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 126 का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए है। नीम की खली नाइट्रोजन पाई जाती है, 127 का आपका ऑप्शन नंबर सी है
अगला है कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, ये पाई जाती है 8.1 से 4.5। कॉपर सल्फेट में पाया जाता है 129 का 20%, तांबा 12.8% गंधक। निम्न में नाइट्रोजन प्रतिशत कौन सा गलत है, 130 का आपका ऑप्शन नंबर है सनई में 0.43%। ठीक है, ये विभिन्न फसलें दोस्तों, इनका पीएच मान है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, गेहूँ और मक्का का ये है, धान का है, मूंगफली का है, बरसीम का है, जई का है, और कपास चना कपास मटर चना मसूर। ठीक है, आलू है, गन्ना है, सोयाबीन है। तो ये आप देख लेना, बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला है मृदा कणाकार संगठन है ना, बालू में, लुई में, लोम सिल में ये है। क्ले कितना है, सिल्ट कितना है, बालू कितना पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे बालू में 80 से 100%, बलुई लोम में 50 से 80, लोम में 30 से 50, सिल्ट लोम में 0 से 50। ठीक है, सिल्ट परसेंट पाया जाता है बालू में 0 से 20, 0 से 50, लोम में 0 से जो भी है आप देख लेना। ठीक है, और क्ले इन सभी में सेम पाया जाता है 0 से 20। ठीक है, अगला है बलुई लोम है ना, ये अभी आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, सिल्टी क्ले, बलुई क्ले है ना। अगला है दोस्तों, फिर से अब आता है दोस्तों धान, चावल और गेहूं की फसलें है ना, ये भी आपके पास है। तो इससे रिलेटेड आपका कम से कम जो है बहुत सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये आपके क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे रहने वाले हैं। पहला आता है धान, निम्न में से कौन सी फसल खैरा रोग में लगता है, धान में लगता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अगला है धान की फसल में गंदी बग आक्रामक कार्य करती है, 2 का क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी है, दाना सख्त पड़ते समय। धान में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं, 3 का है आपका ऑप्शन नंबर डी है, 6 पुंकेसर। रोपण विधि द्वारा बासमती धान की बीज दर होती है, 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी है, 35 से 40 किलोग्राम हेक्टेयर। अगला है धान के पौधों में पिनिकल बनाने की क्रिया आती है, तो क्या आती है, ऑप्शन नंबर सी क्लेथ के बाद 0 टिल स्पीड सीड ड्रिल का प्रयोग बोने में किया जाता है, तो ध्यान गेहूं फसल में। ठीक है, 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। धान के खेतों में पडलिंग लगाया जाता है, तो कब लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जल रिसाव कम करने के लिए। धान के खेत में नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक होती है, 8 का ऑप्शन नंबर बी विनाइट्रीकरण द्वारा। ऊसर भूमि के मध्य अवधि वाले धान की रोपाई हेतु धान की अनुशंसित उम्र है, 9 का क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी है, 40 से 45 दिन। अमन धान की रोपाई इन महीनों में की जाती है, 10 का क्या आपका ऑप्शन नंबर डी है, अगस्त सितंबर में। धान में पानी के लिए क्रांतिक अवस्था है, कौन सी है दोस्तों, ये है आपकी ऑप्शन नंबर ए बूटिंग अवस्था। ठीक है, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है आपको बताना है, ये निकलती है मेथेन। अगला है स्वस्थ धान की जड़ों का रंग होता है, कैसे होता है, 30 होता है आपका रक्तदाबी बादामी। ठीक है, भारत के किस राज्य में धान की 3 फसलें उगाई जाती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। डेपोक विधि दोस्तों जो है कितने दिन में, 11 से 14 दिन में। ठीक है, 15 का बी है। अगला है निम्न में से कौन सी प्राचीन फसल है आपकी, कौन सी प्राचीन फसल है दोस्तों, धान है, गेहूं है, आलू है, मक्का है, ये भी पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर और डी दिखा रहा है, फिर मैं एक बार इसको चेक कर लूँ। ठीक है, ये अरिहंत की बुक के क्वेश्चन है, जो आपने अरिहंत की बुक अगर किसी ने ली होगी तो उसी के दोस्तों जो है यहाँ पर प्रश्न है। तो आप जो है इसमें जो है कुछ मिसप्रिंट भी है ना, आंसर में मिसप्रिंट भी है, तो आप देख लेना, जिसमें आपको लगे कि डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका गेहूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, गेहूँ। ठीक है, प्रकाश संवेदनी फसल कौन सी है दोस्तों आपका, ये आपकी धान है। अगला है उकठा रोग किस फसल में लगता है, तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये लगता है आपका धान में। धान के प्रमाणिक बीज के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होती है, 19 का ऑप्शन नंबर डी 3 मीटर। संकर धान की खेती का सर्वाधिक प्रचलन है, 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी चीन में। निचली धान भूमि की धान की खड़ी फसलों में भूमि की अवशेष नमी का उपयोग करने के लिए बोई फसल को कहते हैं, तो 21 का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बाजरा फसल। साकेत धान की फसल है दोस्तों, कितने दिन में तैयार होती है, 22 का है आपका ऑप्शन नंबर ए 100 से 120 दिन में। धान की नर्सरी उगाने की डेपोक विधि का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस से। भारत में किस फसल का अधिकतम और क्षेत्र उत्पादन है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र उत्पादन किसका दोस्तों, भारत में मक्का, धान। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे मैं एक बार चेक कर लूँ। तो ये है दोस्तों आपका धान का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किस फसल में नील हरित शैवाल का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे अधिक किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी है धान। अगला है धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को कहते हैं,
26 का है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी डेपोक विधि। ठीक है, गोल्डन धान में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? 27 का ऑप्शन नंबर है विटामिन ए। बुशनिंग क्रिया की जाती है धान में, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 28 का आपका ऑप्शन नंबर बी है। धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त खरपतवार नाशी कौन सा है? 2,4-D। 29 का क्या होगा आपका? हाँ, इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्यूटाक्लोर। इंपॉर्टेंट है, इसमें आप नोट कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है। अगला है प्रगति प्रजाति है 30, किसकी है? धान की। अगला है धान की नर्सरी में क्यारी का आकार निम्न में से होता है। 31 का आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला है धान की बोनी पर बासमती प्रजाति नहीं है, तो कौन सी नहीं इनमें से? मनहर। ठीक है, बाकी ये बासमती प्रजाति है जो कैसी है? बोनी है। ठीक है, 9 मीटर गहरे पानी में उगाने योग्य धान की प्रजाति है, तो कौन सा है? 33 का है आपका ऑप्शन नंबर बी है, जय सूर्या। पानी भरे खेत में यूरिया का प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा? घोल द्वारा। ठीक है, 34 का है ए। अगला है सर्वाधिक धान उपलब्ध कराने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों जहाँ पर आपका सर्वाधिक धान उपलब्ध होता है? ठीक है, तो उत्तराखंड में भी आपको बताना है कौन सा है, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे क्रम, धान का क्रम पूछा जा सकता है, चावल का क्रम पूछा जा सकता है। तो ये आपका क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आता है गेहूँ। कल्याण सोना निम्न में से किस फसल की किस्म है? तो गेहूँ आता है आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर डी गेहूँ। ठीक है, गेहूँ में हरित क्रांति आधारित श्रेय है, 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए है। अधिक उपज देने वाली प्रजातियां। किस प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र? दोस्तों 3 का आपका क्या है? पंजाब में। ठीक है, अगला है करनाल बंट बीमारी है दोस्तों, ये गेहूं से संबंधित है। भारत की हरित क्रांति में किस फसल का योगदान ज़्यादा है? ये है आपका गेहूं का है। अगला है गेहूं की खेती हेतु उपयुक्त तापमान कौन सा रहता है? इंपॉर्टेंट है आपका ऑप्शन नंबर सी, 25 से 30 सेंटीग्रेड। 25 से 30 सेंटीग्रेड के गेहूं की बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक है, तो 7 का राइट आंसर आपका, इनमें से कोई नहीं। अगला है सबसे अधिक गेहूं की उपज वाला भारतीय राज्य कौन सा है? 8 का है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब है। सबसे अधिक गेहूं की उपज वाला पंजाब है। अगला है विश्व में सबसे अधिक उपज गेहूं वाला देश कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर बी, कनाडा है। बोने गेहूं में कुल सिंचाई आवश्यक है, तो 10 का क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, 5। ठीक है, तो सबसे अधिक उपज गेहूं वाला देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते एक बार, कनाडा ही है या अलग है? देखो इनमें से जो है दोस्तों विश्व में कोई नहीं, चीन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चीन सबसे ज़्यादा है, चीन है ना, इसलिए मैं चेक कर रहा था, ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, चीन सबसे ज़्यादा है। बोने छोटे गेहूं में कुल सिंचाई आवश्यक है, तो कितनी? ऑप्शन नंबर सी है। गेहूं की बोनी किस्म का जन्म स्थान है, तो कहाँ पर है? 11 का ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको में। ठीक है, भारत में बोनी प्रजातियाँ आयात की गई है, तो 12 का क्या होगा दोस्तों आपका? ये सभी है। ठीक है, लार्मा रोजो, सोनारा, 64S27। गेहूं संसार के लोगों का भोजन है, कितने % लोगों का भोजन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 35। गेहूं की ड्यूरम प्रजाति कौन सी है? तो कौन सी है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मेघदूत। कल्याण सोना एक किस्म है, किसका है दोस्तों? ये आपका गेहूं का है, 15 का। अगला है निम्न में से गेहूं की कौन सी किस्म असिंचित क्षेत्रों के लिए है? 16 का आपका ऑप्शन नंबर सी है, मुक्ता। अगला है गेहूं की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ग मीटर में बालियों की संख्या होनी चाहिए, 17 का आपका ऑप्शन नंबर डी है, 600 से 650। गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशी कौन सा है दोस्तों आपका? MCPB। ठीक है, फिर भी मैं इसे चेक कर लेता हूँ एक बार। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है, 24D। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, 24D। गेहूं की एक जीन बोनी किस कौन सी है? 19 का राइट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर बी है, प्रताप है। ये है दोस्तों आपकी कल्याण सोना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, 19 का आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला है दोस्तों, गेहूं की फसल के लिए सामान्य कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो 20 का जो राइट आंसर आता है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बाकी ये मक्का 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 से भी क्या पूछा जा सकता है दोस्तों? मक्का रहने दीजिए आप, है ना। बाकी आप मक्के में देख लेना कि मक्का कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ बोया जाता है ना, बाकी यही है। ठीक है, और दूसरा आपका जो से भी कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, और मसूर दलहन से भी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, चना भी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कौन सी दलहन फसल है, कौन सी नहीं है, चने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। ठीक है, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। बाकी इसमें से अगला देखते हैं हम, गन्ना भी है दोस्तों, इसमें भी आपको
कुछ नहीं ज़्यादा पूछा जाएगा, है ना। गन्ना से पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में कौन सा स्थान सबसे ज़्यादा है गन्ने में, ठीक है। और भारत में पूछा जाएगा सब हद से ज़्यादा, बस, ठीक है। और गन्ना के जो खरपतवार है उन्हें आप देख लेना, है ना। अब आप देख लेते हैं, इसके बाद जो आता है वो आता है दोस्तों शस्य, है ना। एग्रोनॉमी आपने पढ़ा होगा, शस्य विज्ञान, ठीक है। तो शस्य विज्ञान से संबंधित जो है दोस्तों शस्य फसलों की खेती आपने पढ़ ली। अब इसके बाद आता है दोस्तों आपका ये आता है आपका शस्य विज्ञान, ठीक है। विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक साथ के खेत में उगाने को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मिश्रित फसल उत्पादन। टिकाऊ खेती प्रकार प्राप्त की जा सकती है। 2 का क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिक तकनीक सहायता से। खड़ी फसल में कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, रिले क्रॉपिंग, ठीक है। निम्न में से कौन सा वृद्धि कारक खेती का उदाहरण है। 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी है, बरसीम के साथ सरसों। शस्यावर्तन की परिभाषा है, 5 का ऑप्शन बी है, दोस्तों पढ़ लेना, है ना। एक ही भूमि पर विभिन्न प्रकार की शस्यों को अनुक्रम में उगाने को शस्यावर्तन कहते हैं। शस्य क्रम 6 का है आपका ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न शस्यों को पुनरावर्ती अनुक्रम में उगाना। फॉर्म की फसलें, इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी है, फसल पैदावार सूचकांक। सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है, गन्ना प्लस आलू। शस्यावर्तन क्या है, 9 का है आपका ऑप्शन नंबर बी है, मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए एक के बाद दूसरी फसल लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देश में अधिकांश उपजदायी प्रजातियों कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। 10 का आपका बी है, 1965-66। निम्न में से कौन सा एक टिकाऊ खेती की संकल्पना की विशेषता है। 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी है, यह बड़े उत्पादन बाधा नहीं डालता, ठीक है। एले क्रॉपिंग का तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। शीघ्र बढ़ने वाले वृक्ष की दूरी पर लगाई गई 2 कतारों के बीच लघु अवधि की फसलें उगाना, ठीक है। रिले क्रॉपिंग क्या आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। 13 का राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये भी आप पढ़ लेना, है ना। एक वर्ष में 4 फसलें इस प्रकार उगाना, एक के बाद एक उगाना, ठीक है। ये भी आप पढ़ लेना। कुल फसल क्षेत्र और शुद्ध फसल क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं, राइट आंसर आपका फसल गहनता। अगला है अंतर्वृत्तीय खेती में उपज। 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी है, भूमि समतुल्य अनुपात। अगला है मिश्रित खेती का कृषक पर प्रभाव पड़ता है, कैसा पड़ता है। 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अच्छा पड़ता है। सिंचाई के निजी साधन उपलब्ध होने पर उगाना चाहिए धान, बिल्कुल। किस फसल को उगाने के लिए अधिक पूंजी की जरूरत होती है, आलू। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल से आपको कोई लेना देना ही नहीं है, वह खेती जिसमें प्रति इकाई भूमि से अधिक पैदावार लेने के लिए पूंजी। 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है, गहन खेती, ठीक है। निम्न में से कौन सी फसल शुष्क खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो आपका आलू है ना, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। 21 तक है आपका ऑप्शन नंबर, हाँ इसका मैं एक बार चेक कर लूँ, शुष्क खेती के लिए तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अरहर और बाजरा, है ना। तो अगला है मध्य प्रदेश की, इससे आपको कोई लेना देना है। मिश्रित खेती का निम्न में से, मिश्रित खेती मतलब फसल के साथ पशुपालन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। निम्न में से जायद की फसल कौन सी है दोस्तों, आलू, तरबूज, गाजर। तो तरबूज है। बिना बोए उगने वाले पौधों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। गेहूँ की किस माह में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है गेहूँ। देश में फसली भूमि की दृष्टि से 12वां स्थान किस प्रदेश को माना जाता है, तो 27 का राइट आंसर क्या दिखा रहा है आपका, इसलिए ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर मैं आपसे बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश में सहकारी खेती की क्या स्थिति है, 29 का ऑप्शन नंबर बी असफल है। सहकारी खेती प्रकार है दोस्तों, 30 का राइट आंसर आपके क्या है, ऑप्शन नंबर डी सामूहिक कृषि, ठीक है। सहकारी खेती के लाभ क्या होते हैं, ये सारे होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। मृदा कटाव वाली मृदा में उगाना चाहिए, क्या उगाना चाहिए, ज्वार, तिल, उड़द, ऑप्शन नंबर बी, 32 का ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, उड़द उगाना चाहिए। मिश्रित फसल के कौन से लाभ होते हैं, रोग कीट से बचाव, है ना, ऑप्शन नंबर ए। 33 का ऑप्शन नंबर डी, पानी खाद का उचित उपयोग, अधिक वर्षा उपज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। फसल चक्र के सिद्धांतों के अनुसार 34 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। निम्न में से कौन सा फसल चक्र का सही उदाहरण दोस्तों, 35 का आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। धान, गेहूँ, हरी खाद, ठीक है, हरी खाद हेतु फसल का चुनाव। 36 का क्या आपका ऑप्शन नंबर ए है, दलहनी फसल। मिर्च में निम्न में से किस प्रकार की फसल है, 37 जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है, मसाले वाली। करेला एक औषधीय वाली सब्जी, निम्न में से 38 का है आपका ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज़ के लिए उपयोग किया जाता है करेला, ठीक है। कैल्शियम की मात्रा किस चारे में अधिक होती है दोस्तों, 39 का है आपका ऑप्शन नंबर डी, बरसीम। फिर मैं इसे चेक कर लेता हूँ, कैल्शियम,
ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, बरसी में। अगला है, एक वर्ष में मक्का, आलू, गेहूँ, मूंग के उगाने को कहते हैं, तो ये कहते हैं अविराम खेती, है ना। 40 का क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है, आलू खुदने से पहले आलू के कुंडों को में गेहूँ बोने जैसी खेती को कहा जाता है, तो 41 में क्या आपका ऑप्शन नंबर बी है, रिले खेती। ठीक है, देश में सर्वाधिक उत्पादन किस अनाज का होता है, 42 का क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, चावल का। अगला है, दलहन में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा पैदा होती है, 43 है आपका ऑप्शन नंबर डी, चना। ठीक है, हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल का उदाहरण है आपका 44 का आपका ऑप्शन नंबर सी, सनई। ठीक है, तो ये आंसर में एक बार देख लो इनके, ये आंसर दोस्तों एक बार गूगल से चेक करने पड़े। ठीक है, क्योंकि आंसर जो है इस बुक में थोड़े मिसप्रिंट है, इसलिए मैं इनको चेक कर रहा हूँ। ठीक है, चना ठीक है, और दूसरा आपका हरी खाद के लिए ये आपका है दोस्तों आपका सनई, बिल्कुल सही है। और पहला है, देश में सर्वाधिक उत्पादन किस अनाज का है, तो बिल्कुल दोस्तों चावल का। ठीक है, तीनों क्वेश्चन जो आपके सही है। ठीक है, अनाज वाली फसलें किस कुल में आती है, 45 का क्या हो जाएगा आपका, क्या आती है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ग्रैमिनी कुल में, ग्रैमिनी होगा, ग्रैमिनी। रंग की प्राप्ति के लिए उगाया जाता है दोस्तों कुसुम, ऑप्शन नंबर डी है। निम्न में से कौन सी फसल 2 ऋतुओं में खड़ी रहती है, तो कौन सी रहती है, 47 का आपका ऑप्शन नंबर बी है, अरहर। खाद्य तत्व फसलों को किस प्रकार दिए जाने चाहिए, 48 का क्या आपका ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी द्वारा। ठीक है, अगला है, फसल सघनता बढ़ाने के लिए मुख्य कारण कौन सा है, 49 का आपका क्या है ऑप्शन नंबर ए है, सिंचाई की सुविधा। निम्न में से कौन सा उदाहरण मिश्रित खेती का है, अनाज की खेती प्लस पशुपालन, ऑप्शन नंबर ए है। निम्न में से कौन सा उदाहरण बहुसस्तनीय योजना का है, 51 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी है, मक्का, आलू, गेहूँ। निम्न में से बहुफसली खेती का प्रकार है दोस्तों, 52 का है आपका ऑप्शन नंबर सी है, ओवरलैपिंग खेती। निम्न में से अंतर्वर्ती फसल का एग्जाम्पल है, 53 राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, मूंग। अगला है, चाय किस प्रांत में सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है, तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। असम है ना दोस्तों, चाय सबसे ज़्यादा होती है असम। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद आपका तमिलनाडु, जो यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है ना, आंसर क्या है आपका असम है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद तमिलनाडु। अगला है, हरी खाद के लिए इनमें से जो आप आंसर आपका दिखा रहा है वो हिमाचल प्रदेश दिखा रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा असम में होती है, सबसे ज़्यादा इनमें से हिमाचल दिखा रहा है। ठीक है, हरी खाद के लिए प्रयुक्त फसल होनी चाहिए, तो कौन सी होनी चाहिए, 55 का राइट आंसर है आपका, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मिश्रित खेती अपनाने से। बुआई के समय बीज का 50 से एक बीज बैंक से। अगला है, गन्ने की खेती किस स्थान पर उपयोगी होती है, गन्ने फैक्ट्री के पास। गन्ने के साथ मिश्रित फसल के रूप में कौन सी फसल उगानी चाहिए, 59 राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, गेहूं के साथ कौन सी मिश्रित फसल उगानी चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, कोई भी नहीं उगानी चाहिए। भारत की प्रमुख नगद फसल कौन सी है, 61 का ये है दोस्तों आपका डी, आलू, गन्ना, तंबाकू। मसूर किस मौसम में दलहनी फसल है, तो 62 का आपका ऑप्शन नंबर है, मसूर रबी की फसल है। आर मान निम्न में से निर्देशित करता है, 63 ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगला है, मिश्रित शस्य का अभिप्राय है, 64 का है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी है, एक मौसम में 2 या अधिक फसल उगाना। शस्य क्रिया जिसमें मुख्य फसल से पहले या बाद में घास एवं दलहनी फसलों का मिश्रित कई वर्षों तक उगाते हैं, इस खेती को क्या कहते हैं, 65 का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ले फार्मिंग। बहु फसलोत्पादन हेतु निम्न में से कौन सी आवश्यकता की विशेष जरूरत होती है, 66 का आपका ऑप्शन नंबर डी, इन सभी की। फसल सघनता की इकाई को कहा जाता है, 67 है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है, फसल प्रति खेत। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान स्थित है, 68 का आपका ऑप्शन नंबर है, जोधपुर में। फसल चक्र में फसलों की संख्या दोस्तों 69 का आपका 69 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फसल चक्र गहनता। सहकारी खेती की विशेषता होती है, 70 का क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी है। लोबिया, आलू, गन्ना, पेड़ी कितने वर्ष का फसल है, 71 का है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष का है। जब कृषि संबंधी एक से अधिक व्यवसाय एक साथ चलते हैं तो उसे कहते हैं, 72 क्या कहते हैं,
ये कहते हैं मिश्रित खेती। निम्न में से कौन सी खेती भारत में सर्वाधिक प्रचलित है? 73 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला है धान गेहूँ हरी खाद फसल चक्र की सघनता कितनी है? 74 इंपॉर्टेंट है और 2 है, ठीक है, 200 है, ऑप्शन नंबर बी। कुल बोए गए क्षेत्र बटे कुल जोता गए क्षेत्र गुणा 100 क्या दर्शाता है? 75। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए फसल गहनता, ठीक है। निम्न में से कौन सी खेती के साथ पशुपालन भी किया जाता है? मिश्रित खेती। फसल उत्पादन एवं पशुपालन साथ साथ किया जाता है मिश्रित खेती में। अगला है मक्का आलू गेहूं मूंग की फसल गहनता है 78 का ऑप्शन नंबर डी है 400%। फसल चक्र के लिए प्रभावित कारक कौन सा दोस्तों? आपका 79 ऑप्शन नंबर डी ये सभी है। कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है? तो 80 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी शुष्क खेती, ठीक है। शुष्क क्षेत्र में उगने वाली फसल का उदाहरण है कौन सी उगती है? 81 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है बाजरा, ठीक है। रिले खेती का अभिप्राय है 82 का आपका दोस्तों बी है ना। एक खेत में एक वर्ष में 4 फसलें उगाना। पटसन किस परिवार की फसल है? 83 का आपका मालवेसी। उद्दीपक फसलें हैं कौन सी है? 84 का आपका चाय है, ठीक है। रबी की फसलें हैं 85 का दोस्तों आपका कौन सा है? ये जई, ठीक है। मंग ज्वार जूट जई रबी की फसल है। चरी बरसिम कितने वर्ष का फसल चक्र है? 86 का ये 1 वर्ष का है। चरी बरसिम 1 वर्ष का है। अरहर मूंग गेहूं फसल चक्र की सघनता कितनी है? 87 का ऑप्शन नंबर बी 200% है। बहुवर्षीय फसलें हैं दोस्तों कौन सी है? 88 का आपका ऑप्शन लूरसन है, ठीक है। बाजरा किस परिवार से संबंधित है? 89 का आपका और राइट आंसर ऑप्शन नंबर है घास कुल, ठीक है। भूमि संरक्षी कहते हैं कौन सी फसल ऐसी है? तो ये आपकी ये सभी उर्द मूंग मूंगफली ये कैसी है? भूमि संरक्षी फसलें हैं। हरी खाद वाली फसलें कौन सी है दोस्तों? आपका 91 का है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए सनई, ठीक है। हरी खाद आलू गन्ना पेड़ी फसल चक्र कितना है? 92 का है, सी है, देखिए 133%। फसल चक्र का सिद्धांत 93 ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी है, ठीक है। ये है गहरी जड़ वाली फसल के बाद उतली जड़ उगाना, है ना। फलीदार फसलें के बाद बिना फलों वाली उगाना। अधिक खाद चाहने वाले के बाद कम खाद चाहने वाली, ठीक है, सभी सही है। धान गेहूं मूंग फसल के चक्र की सघनता कितनी है? 94 आपका ऑप्शन नंबर सी है 300%। मक्का आलू भिंडी टमाटर कितने वर्ष का फसल चक्र है? 95 दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष का है। निम्न में से किस देश में सहकारी खेती अपनाई जाती है? 96 ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड में। अगला है निम्न में से कौन सी खेती का अध्ययन खेती के प्रकार के अंतर्गत किया जाता है? 97 का है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विशिष्ट खेती एक का एक उदाहरण है 98 का है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है खेती के प्रकार का। मिश्रित खेती उसे कहते हैं 99 का ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। शस्य उत्पादन पशुधन दोनों है ना, पशु भी और उत्पादन भी दोनों। निम्न में से कौन खेती की सफलता का मापक नहीं है? 100 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पूंज पर मूल्य द्वारा, ठीक है। निम्न में से कौन सा खेती का प्रकार नहीं है? तो 101 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, संयुक्त खेती। रिले क्रॉपिंग का तात्पर्य दोस्तों 102 का आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका शस्य है ना। ये है दोस्तों आपकी हरी खाद वाली फसलें सनई ढेंचा लोबिया ग्वार आदि, ठीक है। नकदी फसलें आपकी गन्ना आलू तंबाकू कपास जूट आदि। अंतर्वर्ती फसलें हैं दोस्तों चीना मूंग तोरिया आदि। भूमि संरक्षित फसलें हैं मूंग मूंगफली उर्द, इंपॉर्टेंट है। सूचक फसलें हैं मक्का फूलगोभी, है ना, इंडिकेटर वाली। कीट आकर्षक फसलें जो है कपास, ठीक है, कपास के चारों ओर भिंडी की फसल उगाना, ठीक है। समांतर फसलें कौन सी है? कुसुम गन्ने के चारों ओर पटसन, मटर के चारों ओर कुसुम गन्ने के चारों ओर पटसन अरहर आदि, है ना, ये कैसी है? समांतर। सीमांत प्रहरी फसलें कौन सी है दोस्तों? आपकी कुसुम मटर के चारों ओर कुसुम गन्ने के चारों पटसन, बिल्कुल सही है। परिचारिका फसलें कौन सी है? मटर में सरसों और धान में लोबिया, ये कैसी है? परिचारिका फसलें हैं। वृद्धि कारक फसलें हैं दोस्तों बरसीम में सरसों, ठीक है। ट्रक फसलें हैं जिनका जो ट्रक द्वारा उपयोग किया जाता है, ट्रकों के हिसाब से जो बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? भिंडी है, ठीक है। कृषि वानिकी के स्वरूप देखिए एग्री सिल्वीकल्चर फसल प्लस ईंधन के पेड़ इनका अध्ययन किया जाता है। एग्रो हॉर्टिकल्चर में फसल फल वृक्ष इनका अध्ययन किया जाता है। एग्रो सिल्वी पास्चुरल में दोस्तों फसल पेड़ चारागाह प्लस पशु का अध्ययन किया जाता है। एग्रो हॉर्टी सिल्वी कल्चर में फसल फल ईंधन के पेड़ और सिल्वी पास्चुरल में पेड़ प्लस चारागाह प्लस पशु है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अगला है दोस्तों, अगला है राष्ट्रीय ब्यूरोज, है ना। ये है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का है, नई दिल्ली में है। और ये आपका पढ़ लेना सारे ब्यूरो। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स हरियाणा में है। और दूसरा है दोस्तों आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स और नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर, ये आपका कहाँ है? माउथ भंजन उत्तर प्रदेश, ठीक है। बाकी आप देख लेना दोस्तों। बाकी आपका है इंडियन लोक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, है ना। 1905 में इसकी स्थापना हुई। इंडियन एग्रीकल्चर
देख लेना जो भी है। 19 ये कहाँ है आपका, पूसा नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु कर्नाटक में है, ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर 97 बेंगलुरु कर्नाटक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे है दोस्तों आपका, अब लास्ट में आता है आपका मृदा, ठीक है। अब लास्ट बचा है दोस्तों आपका है, वो बचा है आपका कृषि का परिचय, एग्रीकल्चर। ये इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न आपको अच्छे से देखने हैं। सीमिट में अनुसंधान किया जाता है गेहूं मक्का। रॉयल में कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर किस वर्ष गठित किया गया, 1926। किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश। भारतीय शर्करा संस्थान है दोस्तों कानपुर में। निम्न में से कौन सा फसल मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र है, सोयाबीन। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है हरिद्वार में, हैदराबाद में। हरित क्रांति शब्द दिया था दोस्तों डॉक्टर विलियम गॉड ने। और केंद्रीय कपास नागपुर में दोस्तों। भारत में किस फसल का अधिकतम क्षेत्र उत्पादन है, वो है दोस्तों आपका धान का है या गेहूं का है, इसे हम देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रश्नों में त्रुटि लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आंसर है, जो बुक है, वहीं से डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि इतने प्रश्नों को जो मैं गूगल नहीं कर सकता, जो जिस पे मुझे डाउट लग रहा है वो मैं गूगल कर रहा हूँ, ठीक है। इसका बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत की प्रमुख दलहन फसल कौन सी है दोस्तों, आपकी चना है। कागज पेपर बनाए जाते हैं अलसी फ्लेक्स द्वारा। अगला है धान। सबसे प्राचीन फसल कौन सी है दोस्तों, ये आपका गेहूँ, ठीक है, गेहूँ है, ठीक है। दलहनी फसल में उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल है दोस्तों चने का। अगला है निम्न में से सोयाबीन उगाने प्रदेश है, ये ऑप्शन नंबर सी है, देख लेना आप। अगला है भारत के किस राज्य में धान की फसलें उगाई जाती है, पश्चिम बंगाल। अगला है IRI, ये फिलीपींस में। नीली क्रांति का संबंध है दोस्तों मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, देखते हैं। बिल्कुल सही है, मछली उत्पादन से ही इसका संबंध है। दूध से किसका है, तेल से किसका है, अंडा से किसका है, तीनों आप नोट कर लेना। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो गूगल कर लेना, ठीक है। गूगल नहीं करोगे तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं ही आपको बता देता हूँ, है ना, इंपॉर्टेंट है। देखिए, हरित क्रांति है दोस्तों अनाज उत्पादन से संबंधित है। सफ़ेद क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। लाल जो क्रांति है टमाटर उत्पादन से। गोल्डन क्रांति उद्यान फसलों से। पीली क्रांति तिलहनी फसलों से। गोल्ड क्रांति आलू के उत्पादन से। और सिल्वर क्रांति मुर्गी अंडा उत्पादन से। इसके बाद भी आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। गेहूं में हरित क्रांति ऑप्शन नंबर ए है, CST ऑप्शन नंबर सी, ये आप देख लेना, है ना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ये है। भारत में कृषि विश्वविद्यालय स्थापना 1960। नॉर्मल इवोलोग दोस्तों गेहूं और एग्रीकल्चर किस भाषा का है, लैटिन। प्रथम सिंचाई आयोग 1901। एग्रोनॉमी शब्द दोस्तों ग्रीक भाषा से लिया है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय ये पंतनगर नैनीताल में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान का है झांसी में। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1873। भारत को कितने उप कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है, 60 है। अगला है भारत में वर्तमान में प्रति वन क्षेत्र 0.05 हेक्टेयर केंद्रीय मौसम वेधशाला स्थित है दोस्तों आपका। 31 का क्या है, 31 का आपका ऑप्शन नंबर ए पुणे में है। भारत के कितने भाग पर जलमंडल पाया जाता है, 32 का आपका ऑप्शन नंबर बी है, 71%। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 33 का आपका ऑप्शन नंबर बी है, वर्ष 1875। अमेरिका सोसाइटी ऑफ 1988। भारत में इंडियन सोसाइटी 1955। ऐसी फसल कौन सी है जिसे कम से कम 8 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, 36 का आपका क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, ठीक है। फलों वाली फसलें हैं कौन सी है, तरबूज खीरा तरबूज ये सारी है, ठीक है। देश को योजना आयोग ने कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा है, 38 का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी 15, ठीक है। देश के कुल कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 39 का आपका ऑप्शन नंबर बी 21, ठीक है। पीएच मान के आधार पर लवण प्रतिरोधी पौधा कौन सा है आपका, इंपॉर्टेंट है, ये है आपका जई। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, 41 का आपका ऑप्शन नंबर बी है, झांसी में है। शस्य विज्ञान क्या है दोस्तों आपका, विज्ञान और कला, ठीक है, दोनों है। शस्य विज्ञान के पिता कौन है दोस्तों आपका, इंपॉर्टेंट है आपका, 43 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, पिट्रो डी क्रेसेंजी, है ना। फिर भी मैं इसका चेक कर लेता हूँ। शस्य विज्ञान के जो पिता है, शस्य विज्ञान के पिता कौन होंगे, शस्य विज्ञान जो है दोस्तों आपका, इसका मतलब है भूमि का प्रबंधन, है ना। भूमि का प्रबंधन से संबंधित है ना, इसका अर्थ क्या है, भूमि का प्रबंधन, ठीक है। तो
ये है आपका पीट्रोडी क्रिसेंजी ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? राष्ट्रीय कृषि आयोग 44 का राइट आंसर क्या है आपका? मैं देख लूँ एक बार। 44 राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1971। ICR की स्थापना कब हुई? 45। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वर्ष 29 में 29। फिर मैं आपको देख लेता हूँ इसका आंसर, एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना, बुक में गलत भी हो सकता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग, राष्ट्रीय कृषि आयोग दोस्तों, इसका जो गठन है 1970 में हुआ है, ठीक है, यहाँ पर गलत दिया है, ठीक है, 1970 में। ICR की स्थापना 1929। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? 46 राइट आंसर क्या आपका? धान है। अगला है, भारत में रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है, 47 का कहाँ पर होता है? ये होता है आपका केरल में। उत्पादन की दृष्टि से भारत में चाय पैदा करने वाला प्रथम राज्य असम है, असम है, 48 बिल्कुल है। विश्व में दालों का सबसे अधिक क्षेत्रफल है दोस्तों, कहाँ पर है? 49 का, वो आपका भारत में है। विश्व में तंबाकू उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 50 का ऑप्शन नंबर सी तीसरा है। भारत में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों, कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश, आपने पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश में दालें सबसे ज़्यादा होती है। उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफ़ी पैदा करने वाला प्रथम राज्य कॉफ़ी कर्नाटक, ठीक है। 52 का आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन होता है, कहाँ पर होता है? 53 पश्चिम बंगाल होता है, ठीक है। 53 का सी कर्नाटक में। रेशम उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक। एक बार मैं इसे चेक कर लूँ फिर से। बिल्कुल सही है दोस्तों, कर्नाटक में C4 पौधे हैं दोस्तों। 54 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, मक्का। बिना मृदा के पौधों की खेती को कहते हैं, 55 ऑप्शन नंबर ए है। हाइड्रोपोनिक्स पौधों की वृद्धि का मापक है दोस्तों, 56 का है, किससे मापते हैं? कैस्कोग्राफ। अगला है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? 57 का है, ऑप्शन नंबर है 1963 में। C3 कौन सा है दोस्तों आपका? 58 का है आपका ऑप्शन नंबर है गेहूँ। निम्न में से कौन सी फसल कंपोसिटी कुल की है? 59, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सूरजमुखी। सोयाबीन उदाहरण है दोस्तों, किसका है? 60 का है आपका ऑप्शन नंबर डी दलहनी फसल का। नशे वाली फसल में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? 61 ऑप्शन नंबर ए चाय का। भारत में आयात किया जाता है, 62 का है, ये है दोस्तों इनमें से किसी का नहीं। अगला है, रबी की फसल कही जाती है, 63 का है ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर में बोई जाती है। निम्न में से खरीफ की फसल का उदाहरण है खरीफ, तो कौन सा है? ये है आपका मक्का, सरसों, गेहूँ, खीरा, है ना। तो ये आपका कौन सा है? मक्का, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्यों ने घर का निर्माण कर किस युग में रहना प्रारंभ किया? 65 का है, शिकारी युग। चेक कर लेता हूँ दोस्तों इसका आंसर भी। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और साथ ही साथ क्वेश्चन भी जो दोस्तों 6-7 हैं, है ना। बोलने की क्षमता भी मेरी जो है काफ़ी खतरनाक हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर सी है पशुपालन युग, ठीक है। गेहूं को काला कीट रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? 66 गेहूं का काला कीट रोग ये होता है फफूंदी, कवक। कवक होता है दोस्तों, फंगस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। किसके द्वारा होता है? पक्सिनिया ग्रेमिनस टेट्रिसाई, है ना। पक्सिनिया ग्रेमिनस टेट्रिसाई के नामक कवक द्वारा उत्पन्न होता है, नोट रख लेना आप, ठीक है। रोग फफूंदी से नहीं लगता, 67 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर भी है झुलसा। गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? 68, ये भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी फफूंदी। कृष्णकांत रोग आलू में किस तत्व की कमी से होता है? 69 का है, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन दिखा रहा है, फिर भी मैं चेक कर लूँ। कृष्णकांत रोग आलू में किस तत्व की कमी से होता है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका? बिल्कुल सी है, ऑक्सीजन है। निम्न सब्जियों में से किसका खाने के बाद जड़ नहीं है? आलू का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अगला है, पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जा सकता है? 71 का क्या है आपका? बी है वानस्पतिक कलिका। फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जा सकता है? 72 का आपका ए है पुष्पक्रम, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? इससे पहले हमने, है ना, बिना मृदा के पौधों की खेती। बपनियन किसे कहते हैं? 74, ये है बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं? 75 का ये है व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती, ठीक है।
अगला है टमाटर के पकने पर लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन। अगला है दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? 77 का सी राइजोबियम। अगला है नाबार्ड स्थापना कब हुई थी दोस्तों? नाबार्ड 78 का क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी है 1982 में नाबार्ड। ठीक है। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कब हुआ था? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। चेक करते हैं इसे। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों 1905। ठीक है, 1905 में हुआ था इसकी स्थापना। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 1905। तो 1 अप्रैल 1905 हुई थी। 1 अप्रैल 1905, ये 5 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कुछ नहीं है, आपको याद रखना 1905। अगला है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? इसे भी मैं चेक कर लूँ एक बार, है ना, यहाँ पर मिसप्रिंट भी हो सकता है। ये हुई दोस्तों आपका 1965। कब हुई? तो 80 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1965 में। अगला है कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? 81 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 82 बी 21 मार्च को। 21 मार्च को मनाया जाता है क्या? चेक करें। बिल्कुल सही है दोस्तों, 21 मार्च को मनाया जाता है। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो हरित क्रांति के जन्मदाता ऑप्शन नंबर सी नॉर्मन ई बोरलॉग है। भारत में हरित क्रांति के एम एस स्वामीनाथन है। किसानों को लंबी अवधि के ऋण उपलब्ध कौन कराता है? ये कराता है आपका भूमि किसान बैंक या ग्रामीण बैंक। कौन सा कराता है किसानों को ऋण उपलब्ध? तो ये कराता है दोस्तों आपका भूमि विकास बैंक। ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। भारत में सबसे पहले कृषि प्रसार का कार्य किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? तो 86 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी श्री निकेतन योजना। श्री निकेतन योजना किस महापुरुष ने लाई थी? 87 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है दोस्तों अंत्योदय योजना का आरंभ किस राज्य ने शुरू किया? 88 का है आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान ने। अंत्योदय योजना राजस्थान। अंत्योदय से बिल्कुल सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राजस्थान है। प्रयोगशाला से खेतों तक की योजना का क्या तात्पर्य है? 89 ऑप्शन नंबर बी है। अगला है बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 90 कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। कौन सा जल पौधे आसानी से ग्रहण करते हैं, है ना, जो आर्द्रता ग्राही रहते हैं? 91 का है ना, ऑप्शन बी कोशिका जल है। कौन सा जल पौधे आसानी से ग्रहण करते हैं? वो क्या दिखा रहा है? कोशिका जल है ना, कैपिलरी वाटर जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कोशिका जल सही है। भारत में सबसे अधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? कुओं और नलकूपों द्वारा। ठीक है। दलहनी फसलों को नाइट्रोजन और उर्वरक की मात्रा कम दी जाती है। क्यों 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 दी जाती है कम, है ना? ऑप्शन नंबर बी इनकी जड़ें स्वयं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है दोस्तों? यूरिया में जो है नाइट्रोजन वो किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में, है ना, आपको पता होगा। NH2 CO NH2CO आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए एमाइड के रूप में होता है। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है दोस्तों? 95 का ऑप्शन नंबर बी है 46%। 46%। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं किससे संबंधित? आपका एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। बाकी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आपका फॉरेस्ट्री आपने आज क्या देखना है, करंट में आपको पूछा जा सकता है। वर्तमान में जो है जो वन रिपोर्ट आई है उसे आप एक बार देख लेना। ठीक है, वन रिपोर्ट से आपका 2-3 प्रश्न बन सकते हैं, है ना, क्योंकि आपका फॉरेस्टर ही वन से संबंधित है तो वन रिपोर्ट आपका जरूर आएगा। बाकी एग्रीकल्चर है तो इसे भी आप देख लेना, है ना। तो यहाँ पर जो है दोस्तों लगभग ये हम बात करें तो 10 यूनिट थी, इसमें कम से कम 10 यूनिट, है ना। तो 10 यूनिट में 1 यूनिट 100 है, लगभग 800 के आसपास प्रश्न होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 800 के आसपास हमने प्रश्न किए हैं। बाकी किसी प्रश्न में आपको मिस्टेक लगे दोस्तों कमेंट कर लेना, क्योंकि इसमें मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, बाकी दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों 1 घंटा 44 मिनट की यह वीडियो तैयार हो चुकी है और 800 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो ये इसकी रफ्तार इसीलिए थी कि आपका समय भी बर्बाद ना हो, है ना। ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आए।
बस ये है कि आपके लिए रिवीजन के लिए सारी चीज़ें आपकी रिवीजन हो गई होगी। बाकी दोस्तों आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है कल के पेपर के लिए, मुझे पूरा भरोसा है आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं परसों, कल ही मिलते हैं शाम को, पेपर में कैसा रहा क्या रहा है ना। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और एक बार फिर से सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।